बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। कल ये 6 के 6 इंडेक्स ग्रीन में थे जब हमने शो की शुरुआत की थी। आज 6 के 6 रेड में हैं, तो एक दिन ग्रीन और एक दिन रेड। लेकिन ध्यान रहे, ग्रीन 3 दिन था, रेड का आज पहला दिन है। लेकिन जो भी है, मार्केट आज ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थ्रू द डे मार्केट नीचे आया है। बीच बीच में जो कवरिंग आ रही है उसमें फिर सेलिंग आ रही है। और IT में एक बड़ी रिकवरी आई थी, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हुई। इन सब पर बातचीत होगी, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं। श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार की 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक। निफ्टी करीब 150 पॉइंट फिसल कर 25,600 के करीब। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा मुनाफा वसूली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कमज़ोर, 1 के मुकाबले 2। मेटल और डिफेंस शेयरों में आज तगड़ी मार। कैपिटल मार्केट और ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी बिकवाली हावी। चारों इंडेक्स करीब 1 से 2% तक नीचे। सोने चांदी में तगड़ी मुनाफा वसूली से हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, मुथूट फाइनेंस और MCX में 4 से 6% की गिरावट। चारों शेयर F&O के टॉप लूजर्स में शुमार। गोल्ड और सिल्वर ETF में भारी बिकवाली। MCX पर चांदी का भाव 7% नीचे। ग्रोदे प्रॉपर्टीज के मिले जुले नतीजे। अन्य आय के बदौलत मुनाफा करीब 20% बढ़ा, लेकिन आय 48% लुढ़की। शेयर 1.5% नीचे। इधर IOC ने पेश किए अच्छे नतीजे। तिमाही आधार पर मुनाफा करीब 60% उछला। मार्जिन भी 8.2% से बढ़कर करीब 10.2% हुए। फंड रेजिंग को लेकर होने वाली बैठक टलने से PB फिनटेक दौड़ा करीब 10% ऊपर। QIP के जरिए पैसे जुटाने को लेकर होनी थी मीटिंग। और US के साथ मिड मार्च तक ट्रेड डील पर होगी साइन। पीयूष गोयल ने कहा अगले 4-5 दिनों में जारी करेंगे साझा बयान। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ भारत पर लगने वाला टैरिफ घटकर होगा 18%। सोशल मीडिया में डंके के साथ साथ टीवी रेटिंग में भी CNBC आवाज़ का जलवा। मार्केट आवर्स में आवाज़ का मार्केट शेयर करीब 76%। प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का दिल से आभार। सबसे पहले तो ये जो नंबर है हमारा 7,65,000 का, ये एक ऐसा नंबर है जो एकदम अभूतपूर्व है। बहुत खुशी है क्योंकि बजट वाला दिन, मतलब बजट वाले दिन नंबर 1 होना अपने आप में एक ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। विदु, श्रेया, बताइए किसके साथ शुरुआत करें? मार्केट के साथ या हमारी रेटिंग्स के साथ? हमारी रेटिंग्स, इस पे बात करना तो बनता है सर। ओके, 8.5 लाख के साथ। हाँ, 8.5 लाख तो खैर बजट का यूट्यूब का नंबर था। अच्छा, अभी एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं इसमें बजट के नंबर्स नहीं है शामिल। क्यों? क्योंकि जो बार्क की रेटिंग्स होती हैं वो संडे टू सैटरडे होती हैं और बजट संडे को आया था, तो इसके लिए अब अगले हफ्ते जो थर्सडे को रेटिंग्स आएंगी उसमें बजट वाली रेटिंग्स उसमें होंगी। और एक चीज़, बार्क के नियम बहुत क्लियर हैं। आपको 4 हफ्ते के नंबर्स लेने होते हैं, उनकी एवरेज लेनी होती है और वो डेटा आपको दिखाना होता है। लेकिन खैर फिर भी एक सिर्फ बजट वाले दिन के नंबर्स के एक अलग से अलाउंस होती है, वो हम दिखाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो उससे पहले के 4 हफ्तों का जो एवरेज है, जो हेडिंग इनटू बजट है, उसमें हम 75% पर रहे और हमारे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से हम करीब 3 गुना बड़े रहे। और ये मैं मार्केट आवर्स का डेटा बता रहा हूँ आपको। और दर्शकों का बहुत बहुत आभार, वीरू, श्रेया। और सच बताऊँ तो बहुत खुशी है मुझे इन नंबर्स की।
जैम अनुज, जानते हैं ये वो हफ्ते थे जब अर्निंग सीजन अपने चरम पे था। ये वो हफ्ता था जब ईयू डील की सुगबुगाहट थी और वो जब थी वो कन्वर्ट हुई रियलिटी में। और ये वो हफ्ता था जब बाजार सुन रहा था, समझ रहा था उन आई थिंक फैक्टर्स को, जब बजट बहुत नज़दीक खड़ा था। एफएम की ताबड़तोड़ मीटिंग, इन 4 हफ्तों में ये आंकड़ा हासिल करना वाकई बहुत महत्वपूर्ण था, सराहनीय रहा, है ना? बिल्कुल वीरू, और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत खुशी है। और सच बताऊं तो मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का फल मिला, तो ये और अच्छी बात है। और ऑब्वियसली ये सब दर्शकों के प्यार के बिना पॉसिबल नहीं था, तो दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार रहा। चलिए अब आते हैं बिजनेस पर, क्योंकि इवेंचुअली वो ज़्यादा मैटर करता है। आज की मार्केट 3 दिनों की तेज़ी पर आज एक ब्रेक लगा। और देखिए एक चीज़ मैं आपको कहूँ, हालांकि एक पॉसिबिलिटी थी कि आज भी हम रैली करते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं रिस्क ये भी था कि एक मैक्रो रैली जो है नॉर्मली 3 दिन चलती है, चौथे दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है। बस एक फैक्टर ये था कि तीसरा दिन किसे माना जाए, वो ट्रेड डील से पहले वाले दिन को भी आप इंक्लूड करेंगे या नहीं। लेकिन 3 दिन के बाद नॉर्मली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है अभी भी। लेकिन अगर आप देखें तो बाजार बड़े सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही है, और अभी तक हमने कल के लो से तो आई थिंक हायर लो ही बनाया है। आई थिंक एक इनसाइड डे बनाया अब तक, तो उस हिसाब से कोई अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की अभी ज़रूरत नहीं है मार्केट के ऊपर। 3 दिन हम चले भी बहुत ज़बरदस्त हैं, याद रखिएगा। हाँ, एडवांस डिक्लाइन जरूर आज करीब करीब 1:2 पर है, तो थोड़ा सा उस पर आप फोकस करिए। अच्छा, आज एक और चीज़ है, कल तो हम एक सेक्टर को देख रहे थे बहुत नीचे था, 7% निफ्टी आईटी नीचे था। आज मार्केट में बिकवाली चौतरफा है, किसी एक सेक्टर के चलते नहीं। एक बार आज का कंट्रीब्यूशन देखिए आप, आज का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 3-4 स्टॉक स्टैंड आउट करते हैं, इन्फोसिस, आईटीसी, रिलायंस, भारती। लेकिन ये सब के सब जो है ना, ये अलग अलग सेक्टर से हैं। रिलायंस, भारती, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, इन्फोसिस और आईटीसी, इन सब स्टॉक्स ने थोड़ा सा प्रेशर बनाया। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए फिर क्या लेकर आएगा। राइट, स्कैटर्ड मार्केट रही, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो देखने को मिले, लेकिन वो इंडिसेस पे नजर नहीं आया। मार्केट तो गिरा है सर, जैसा कि आपने बात कही, 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है और वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो आज हमें वॉच करना है, उसको ध्यान देना है, और यहाँ से कैसे मूव्स देखने को मिलेंगे? फ्राइडे यानी कि कल का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी आने उससे पहले आज का ये सेशन हम देख रहे हैं। आज हालांकि एक्सपायरी वाला भी दिन था, तो एक्सपेक्टेड था ऐसा मूव। अब क्या रणनीति, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए श्रेया, बिल्कुल सही बात कही आपने। सबसे पहले तो क्लोजिंग देखते हैं, सबसे पहले तो क्लोजिंग देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ उसके ऊपर निर्भर करेगा। आज हम कहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, और अगर हम 25,550 के नीचे चले गए फॉर एग्जांपल तो बड़ा नेगेटिव है। लेकिन किसी तरीके से अगर हम 25,700 के ऊपर बंद हो गए तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। 25,550 के नीचे अगर बंद हो गए तो फिर वापस ट्रेंड बदलने का रिस्क रहेगा इन दैट केस। लेकिन मुझे जो 2-3 कंफर्टिंग फैक्टर लग रहे हैं ना, एक तो ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी ज़्यादा नहीं गिरा है। इनफैक्ट अगर आप देखें आज बैंक निफ्टी 0.6% नीचे है, बैंक निफ्टी उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 0.4% नीचे है। निफ्टी आईटी का इंटरडे देखिए, लेकिन उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है, और जो हम सुबह बात भी कर रहे थे कि आईटी से दूर रहे हैं अभी। क्योंकि क्या होता है ना, आज देखिए सुबह एक रैली आई, एकदम से लगा कि बस अब हो गया ख़त्म, और 36,622 से किस तरीके से 500 पॉइंट लुढ़क कर आया निफ्टी आईटी। और ये अभी भी अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स, और अभी भी बैंक निफ्टी से ज़्यादा यही गिरा है। अगर डे हाई से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरा है एक्चुअली। तो इसके लिए ट्रेड डील को लेकर मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़े फाइन प्रिंट की एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक आज पीयूष गोयल जी ने कहा है कि वो जो ऑफिशियल साइनिंग है वो शायद मार्च में होगी। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे ही आ जाएगा तब से एटलीस्ट टैरिफ कम हो जाएगा हमारे ऊपर। टैरिफ जो है वो हमारा घटकर 18% पर आ जाएगा, 50% वाला। लेकिन एग्जैक्ट डॉटेड लाइंस पर साइन वो शायद उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है। लेकिन अभी भी जो मार्केट का बड़ा ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स का है। हाँ, आज जरूर मार्केट आज हो सकता है कि सेंसेक्स एक्सपायरी का फैक्टर रहा हो या जो मर्जी रहा हो। देखते हैं तो आज की क्लोजिंग और कल का दिन कैसा रहता है। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, सपोर्ट है आपका 25,550 से 25,600 पर, और रेजिस्टेंस है आपकी करीब करीब शायद 25,800 से 25,850 के करीब। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर आपका सपोर्ट रहेगा करीब करीब 59,500 से 59,800, थोड़ा बड़ी रेंज है ये। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगी आपकी करीब करीब आज के हाई के बीच में 60,200 से 60,500 पर। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आज एक्शन क्या रहा? अनुज, सबसे गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले मैं 2 बैंकों को रखना चाहूँगा, HDFC बैंक और ICICI बैंक। स्पेशली ये डिस्कशन जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि FIs की कैश की बाइंग रिज्यूम रहेगी नहीं रहेगी, इन 2 स्टॉक्स ने आज निराश किया।
कल के परसों के स्विंग हाई को नहीं बाइसेक्ट किया। और मैं पिछले कुछ देर के जो स्टैट्स देख रहा था अनुज, ICICI बैंक, HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी पे प्रेशर डाला है। बैंक निफ्टी 60,000 के नीचे आया है और 60,000 की पुट पोस्ट प्री पॉलिसी, याद रखिएगा, थोड़ी सी OI लूज कर रही है। तो ये स्टॉक्स जो हैं वो दो प्रेशर बनाते हुए निफ्टी बैंक पर। अब आता हूँ स्टॉक्स पे जहाँ पे स्ट्रेंथ है। FMCG, नो डाउट अबाउट दैट कि आज फर्स्ट टिक से ही कन्विक्शन जाहिर कर रहा था। मैं पहला स्टॉक रखना चाहूँगा स्क्रीन पे, दैट्स मैरिको। 1% ऊपर है, सारे एवरेजेस के ऊपर आया है और आज ऑलमोस्ट 8 जनवरी के बाद जो पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उससे बाहर निकलता हुआ विद स्ट्रॉन्ग कैश एंड डेरिवेटिव सेटअप। आपकी स्क्रीन पे आएगा मैरिको, प्लीज़ फ्यूचर्स के साथ OI रखिएगा एक बार स्क्रीन पे, वेल अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। तो पहला काउंटर हो गया मैरिको, 0.77% OI बिल्डअप मैरिको में। दूसरा है दैट सिमेंस, पूरा सेक्टर वाइब्रेंट है, मजबूत है। हालांकि आज लीड ले रहा है कमिंस, बट मैं सिमेंस पर फोकस करना चाहूँगा। स्ट्रॉन्ग सेटअप और मल्टी मंथ रेंज को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। अभी भी 1.5% अगर आप देखें इसका OI बिल्डअप हुआ है, 36,400 शेयर। और एक FSN ई कॉमर्स, कल भी इसने एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखाई थी। आज सुबह मेरी इम्पैक्ट ये आज पल्स में शामिल भी था। आज सारे एवरेजेस के ऊपर खुला हुआ, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। OI रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज जरा एक बार। यहाँ पर 250 के क्लस्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। लुक एट बाइंग, 8.67% OI बिल्डअप और करीब 31 लाख शेयर का एडिशन हुआ। तो ये थे कुछ स्टॉक्स, नॉट ए बाय कॉल, नॉट ए सेल कॉल एट ऑल, बस OI, बस प्राइस बिहेवियर के यहाँ पे मैं उल्लेख कर रहा था। अनुज, हम कल एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट्स पॉलिसी। पॉलिसी से पहले आपने ये भी देखा कि PSU बैंक्स अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं। प्राइवेट बैंक्स ने एक मशक्क़त की, आई मीन कि अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन कर पाए। शॉर्ट कवरिंग के सारे थोड़ा किया, बट अभी भी वो स्ट्रेंथ विजिबल नहीं है। इस इवेंट को कैसे देखना चाहिए? इस इवेंट की किसी आउटकम की बाजार कोई कयास लगा के चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? और इम्पैक्ट लाइटली पोस्ट पॉलिसी इन स्टॉक फ्यूचर्स पे, प्राइवेट पे, PSUs पे क्या महसूस कर, क्या मान के चल रहे हैं आप? देखिए फिर मुझे लग रहा है कि ये वाली पॉलिसी ना थोड़ी सी साइड शो बन के रह जाएगी, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। और पिछली 2 बार से RBI गवर्नर जितना हो सकता था पॉजिटिव सरप्राइज आपको दे चुके हैं। एक बार आपको रेट कट देकर, एक बार आपको एक एकदम सॉर्ट ऑफ डविश पॉज देकर। तो इन दैट सेंस आई डोंट थिंक पॉलिसी में और इससे ज़्यादा क्या आएगा। हाँ, पॉलिसी में कुछ अलग से रेगुलेटरी अगर कुछ आ जाए जिससे मार्केट का सेंटिमेंट सुधर जाए तो वो अलग बात है। बाकी स्टेटमेंट तो यही रहेगी कि ट्रेड डील के बाद ये पहली पॉलिसी है, एक चीज़ का भी ध्यान रखें। तो और उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि करेंसी, आपको याद होगा पिछली पॉलिसी में और उसके समय पे सबसे ज़्यादा चर्चा सिर्फ रुपी की थी कि रुपी। अब पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी रुपी में स्टेबिलिटी लौटी है, तो थोड़ा सा वहाँ भी उनको कंफर्ट होगा। 92 वाला अब हम 90 पे तो आ गए, तो उसका थोड़ा सा एक कंफर्ट फैक्टर मिलेगा। तो लेकिन मतलब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉलिसी में ऐसा आ सकता है इस बार जिससे मार्केट चेंज हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना पिछले 23 साल में, कि कभी भी RBI को सेकंड गेस ना करे, है ना। तो अब उसका थोड़ा सा वेट ही कर लेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, शेयर के पास चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी सर, आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर काउंटर पे है। डिफेंस, और उसमें भी अगर आप देखें तो हेल पर है। 2 दिनों में हेल 12% करेक्ट हो चुका है। हालांकि आज निचले स्रोत से उसने रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन 4.5% अभी भी डाउन है। कल की खबर के बाद जो प्राइवेट कंपनी से एक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बड़ा डेंट था। और सर आज मॉर्गन स्टैनली ने से डाउनग्रेड भी कर दिया। इनफैक्ट जो आप कल बात कह रहे थे वही रिपोर्ट में भी कही गई, एग्जीक्यूशन रिस्की है, डिलीवरी स्लो हो रही है, कंपटीशन है। तो क्या माने हेल में कि अब जो पेन आज के सेशन में या कल के सेशन में हमें देखने को मिला, भी परसिस्ट करेगा, यहाँ पे तस्वीर बदलने वाली? परसिस्ट करेगा, वरना अब तक रिकवरी आ जाती श्रेया। और क्लियरली एक रिस्क है यहाँ पर एग्जीक्यूशन का। और मैं तो ये बात बताऊँ, आगे जाकर एक बड़ा रिस्क बनेगा। सपोज करिए ये प्राइवेट प्लेयर्स ने शानदार डिलीवरी करके दिखा दी, फिर क्या? सिक्योरिटी का मामला है देश की, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना होगा। और ये स्टॉक्स महंगे काफ़ी हैं, और हमने एक अजम्पशन ले लिया कि अगले 10 साल तक इनकी अर्निंग्स ऐसी ही आती रहेंगी। नहीं आई तो ये बिल्कुल एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा। और एक चीज़, मोनोपोली ख़त्म होती है और अगर नया कंपटीशन आता है तो एक इम्पैक्ट तो आता है। आप माने या ना माने तो नंबर्स पर इम्पैक्ट तो आएगा।
आगे जाते हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है नहीं, आई थिंक ये टाइम बताएगा, लेकिन रहेगा तो सही मामला दिक्कत वाला थोड़ा सा। रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पीबी फिनटेक क्लियरली आज का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक, जो QIP से फंड जुटाने की जो योजना थी उनकी, उन्होंने कैंसिल की बोर्ड मीट, और इसका मतलब क्लियर है कि वो एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्टॉक ज़बरदस्त भागा। जुबिलेंट फूडवर्क QSR में पॉजिटिव जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला। कमेंस पॉजिटिव कॉन कॉल के बाद भागा। आज हम बात भी कर रहे थे कि कॉन कॉल के बाद ही असली मूव आएगा, इसलिए 9 बजे हमने अपने व्यू में थोड़ा चेंज भी किया था। JSW सीमेंट इस तिमाही में बड़ा टर्नअराउंड हुआ, यहाँ Q3 में घाटे के मुकाबले मुनाफे में आई कंपनी, तो इसका एक इम्पैक्ट। फिसड्डी स्टॉक्स में आते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट, F&O का टॉप लूजर। मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी ख़राब रही, सुबह हमसे मिस हुई है एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, और क्लीन मोबिलिटी सेगमेंट में ब्रेक इवन में काफ़ी देरी है, 10% नीचे। वेदांता, MCX, हिंदुस्तान जिंक, चांदी की कीमतों में गिरावट का बड़ा दबाव, और हैल नतीजों नीचे सुधरा, लेकिन मॉर्गन स्टैनली के डाउनग्रेड के बाद इसमें एक बड़ा इम्पैक्ट आया। और फाइनली PVR, मुझे समझ में नहीं आता PVR के साथ दिक्कत क्या है। इतने अच्छे क्वार्टर में भी अगर ये इतने ख़राब नंबर लेकर आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जब दो बड़े मैसिव ब्लॉकबस्टर आए उसके बाद भी, तो अच्छे क्वार्टर में तो क्या ही करेंगे ये, तो ये एक और स्टॉक है। ठीक है, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर थे। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। कुछ और वही काउंटर्स रहेंगे लेकिन एडिशन भी होगा। मार्केट नीचे है तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में जहां पे गिरावट देखने को मिली है, आपके स्क्रीन पर आएगा। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, हैल जैसे काउंटर्स में सबसे ज़्यादा बिकवाली, डिफेंस एज ए स्पेस वीक था, IT वीक था, तो उसके कुछ काउंटर्स आपको देखेंगे। एक सेकंड में अगर आपके सामने आंकड़े रखूं तो वायदा बाजार से ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिएगा जहां पर सबसे ज़्यादा गिरावट। हिंडाल्को मेटल स्पेस बैकफुट पे था। इटर्नल में हमने देखा कि आज गिरावट हुई है। पूरा डिफेंस स्पेस, तो BEL भी उसमें से शामिल है। और भारतीय एयरटेल आज हालांकि कोशिश कर रहा था सुधरने की, पर वो टिकाऊ नहीं हुआ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी ख़राब और उसका एक इम्पैक्ट 10% ही टूटा काउंटर। MCX देख लीजिए, वेदांता, हिंजिंग, पूरा मेटल पैक से काउंटर आपको नजर आएगा। लेकिन चले कौन से काउंटर से? आज ट्रेंड चला, अच्छे नतीजे लगे हैं बाजार को, तो 2.5% के करीब यहाँ पर तेज़ी बनती हुई। सन फार्मा अब डाउनग्रेड हो गया, यहाँ पर थोड़े बैकफुट पे आता है वो। ONGC और डॉक्टर रेड्डीज़ में आज थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। वायदा बाजार से देखें तो PB फिनटेक, इनकी जो बोर्ड बैठक थी QIP को लेकर वो रद्द हुई है, उसके बाद ये स्टॉक भाग गया, 10% अप है। कमिंस को लेकर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी काफ़ी स्ट्रांग, उसने बूस्ट किया सेंटिमेंट, और देखिए 4.5% अप। जुबिलेंट फूड, पूरा स्पेस अगर आप देखिए QSR स्पेस आज फोकस में, और समझेंगे आगे शो में कि क्या हुआ है, ये भी चढ़ता हुआ नजर आया। और नाइका तो शुरुआत से ही तेज है आज नतीजों से पहले, तो 2.5% के करीब यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि शो में होगा क्या। शो फ्लो समझाते हैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांत जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सचितानंद उत्तेकर, सोमिल मेहता, रुचित जैन और शिल्पा राउत से। 2:20 पर इतना मुद्दा बताएंगे आपको कि कमेंट्स और PB फिनटेक में जोरदार तेजी क्यों है। 2:25 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको हेक्सावेयर टेक का शेयर क्यों टूटा। 2:35 पर असीम चंदा से समझेंगे आज वोडाफोन आइडिया पर फोकस क्यों है। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट में तेजी बिकवाली इनफैक्ट क्यों आई। वहीं 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी ही आपको बताएंगे कि हैल में आज फिर गिरावट क्यों आई है। 2:50 पर कंचन नौटियाल टाटा स्टील और श्री सीमेंट का नतीजों का अनुमान बताएंगे आपको। वहीं सीमेंट्स और क्रॉम्पटन का प्रीव्यू लेकर आएंगे दीपाली राणा। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे पैसिफिक पैराडिम एडवाइजर्स के फाउंडर पार्टनर्स पुनीता कुमार सिन्हा, और साथ ही 3:05 पर डीलिंग रूम चेक, 3:10 पर अंडर सिकल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर समझिए QSR पर ब्रोकरेजेस की राय क्या है। साथ ही 3:20 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, ये था कार्यक्रम का क्रम। अभी काम करते हैं आपकी स्क्रीन पे कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रकाश का बसर, मानस जी, सचिन जी, सोमिल जी, सुरुचित जी और शिल्पा जी मौजूद हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून यू। मेरा ट्रेड रहेगा रिपीट है, करीब 12:30 बजे शो किया था मैंने। जुबिलेंट फूड ट्रेड करा 543.95 के आसपास, और बहुत ही टाइट स्टॉप लगाएंगे 538 का, मतलब करीब ₹5 का स्टॉप है। टारगेट 560, यस पॉसिबल है। जुबिलेंट 560 का टारगेट गाबा से देख रहे हैं जुबिलेंट फूड्स में। यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। शिल्पा राउत जी, गुड आफ्टरनून। मैम बताइए आप क्या पिक कर रही हैं?
जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे मुझे आईसीआईसीआई जीआई अच्छा लग रहा है। फ्यूचर्स में अराउंड 1862 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 1920 से 1960 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1820 का रहेगा। तो किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 1900 का कॉल ऑप्शन जो 18-19 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 11 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 33 से लेके 40। शिल्पा जी की कॉल है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। शिल्पा जी, आप कहाँ नजर रही थी? 1-2 महीने बाद आपके दर्शन हो रहे हैं आज, हैं? कहाँ थी आप? आप मंडे नहीं थे। आई ऑल्सो मिस्ड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, बट थोड़ा हेल्थ का इशू था, बट नॉट इज फाइन। ओके, चलिए अब अच्छे हैं आप। जो सेहत है बिल्कुल दुरुस्त है, दैट्स गुड, ये ज़रूर होना चाहिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपकी कॉल 1875 पर। अगला ट्रेड पिक करते हैं और अगला ट्रेड आएगा। मानस, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कमेंस पे खरीदारी करेंगे। कमेंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो जो 4320 4340 का रेंज था, जहां पर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस था, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो करंट लेवल्स पे कमेंस पे खरीदारी करनी चाहिए। 4290 4290 का स्टॉप लॉस लगाना है और 4600 4600 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहें तो 4400 का 4400 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 130-32 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 225 रुपए की टारगेट सेट करना है। कमेंस मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी स्ट्रांग और वो रिएक्शन आपको काउंटर में दिखेगा। खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया, यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर में हमने कल भी एक ट्रेड सेटअप सुझाया था। सेटअप अभी भी वैसे ही वैलिड है। 1174-77 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है प्राइस पर, लगातार यहाँ पर बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 30 एंड 60 मिनट स्केल पे। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 1164 पे लगाना चाहिए। ऑन द हायर साइड पहला रिव्यू जोन होगा अराउंड 1198 का, फॉलोड बाय 1230। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी जिंदल स्टील एंड फ्यूचर्स के जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में। ओके, जिंदल स्टील आप बाय करेंगे। आपकी स्क्रीन पे करीब 4.5 लाख शेयर का एडिशन है, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा बजाज फाइनेंस पे। मैं लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस समय। बजाज फाइनेंस में 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही एक कंसोलिडेशन हो रहा है ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेट में, और मुझे लगता है कि ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। कुछ समय से ये गिरावट में था, लेकिन अब ये फिर से एक रिवर्सल दिखा रहा है। एवरेजेस के ऊपर है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रैली फिर से शुरू हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 940 का और टारगेट रहेगा 1040। ओके, बजाज फाइनेंस निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से। एक रिकैप, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गाबा सर ने कहा है कि ब्रेकफास्ट बिस्किट का करेंगे, लेकिन लंच जो है वो पिज्ज़ा ही होगा। तो जुबिलेंट फूड यहाँ पर खरीदारी की राय, 560 के टारगेट हैं, 538 का स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी कह रही है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पर पैसे बनेंगे, खरीदारी कीजिए। 1960 के टारगेट देख रही हैं वो, 1820 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कमेंट्स में अच्छी मूव तो मानस जी कह रहे हैं किसी के साथ जाएंगे, क्योंकि 4600 के टारगेट उनको नजर आते हैं यहाँ पर और 4290 का लगाना है स्टॉप लॉस। सचिन जी ने कहा कि जिंदल स्टील में यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 1230 के टारगेट हैं, 1164 का लगाना है स्टॉप लॉस। और सोमिल जी ने अभी बजाज फाइनेंस चुना है खरीदारी की राय। तो सभी बाई की कॉल थी और 1040 के टारगेट हैं बजाज फाइनेंस में, 940 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं धर्मेश कांत जी से। धर्मेश कांत जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, मार्केट में कहाँ लग रहा है आपको पैसे बन सकते हैं? देखिए श्रेया जी, मार्केट में अगर पैसे बनाना है तो हेल खरीदिए। HAL काफी अच्छे भाव पर गिरावट में मिल रहा है, और डिफेंस कंपनी के साथ होती क्या है कि एक तो काफी स्टिकी बिजनेस है इनका। 8,500 करोड़ से ऊपर का ये प्रॉफिट कमाते हैं साल में, और उसके बाद भी आपको 30 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है। 28% का ROE है, और फॉरेन ब्रोकर्स तो मुझे समझ के परे लगते हैं क्योंकि इनको ऐसा कंपनी जो इतनी अच्छी प्रॉफिट के साथ आ रही है महंगा लगता है। अराउंड 8 टाइम्स बुक टू बिल रेशियो पर एक खड़ी है,
और एग्जीक्यूशन डिफेंस, अगर डिफेंस कंपनी को आप जानते हो तो ये साबुन तेल या कार बना के बेचने का धंधा नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा क्लियरेंसेस लगते हैं 4-5 मिनिस्ट्रीज से, उसके बाद आपके प्रोडक्ट अप्रूव होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। 6 से 8 महीने का मिनिमम एक प्रोडक्ट रोल आउट में टाइम लगता है, जस्ट क्लियरेंसेस। मेकिंग अलग है। आज हेल ने आपको नोटिफिकेशन में प्रेस रिलीज भी दिया है जहां पे इन्होंने कहा कि 5 एयरक्राफ्ट इनके तेजस के रेडी हैं डिलीवर होने के लिए। एयरफोर्स से परमिशन की जरूरत है। अब जब तक एयरफोर्स से परमिशन नहीं आएगा तब तक कंपनी की तो गलती है नहीं कि वो आएगा तभी ये उनको सप्लाई करेंगे, और 9 और एयरक्राफ्ट आने वाले समय में डिलीवर होंगे। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रिएक्शन है एंड इस रिएक्शन का एडवांटेज लेना चाहिए। एंड आई मीन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग मार्जिन, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी, और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है गिरा हुआ तो वहां पर खरीदनी चाहिए। Q3 जरूर म्यूटेड रहेगा, 12 तारीख को इनके रिजल्ट आने वाले हैं, बट Q4 ऑनवर्ड्स आप इनके नंबर्स में काफी अच्छी तेजी देखेंगे। चलिए, तो ये है आपका HAL बाय कॉल। ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे, बाय ट्रेड्स, सेल ट्रेड्स जितने भी थे, आई मीन हमारे मेहमानों की कॉल। मैं विषय को थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ पर और दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा आज के, जिसे कहते हैं ना, आई मीन हीरो ऑफ द डे, पॉलिसी बाजार। पहले तो ये स्टॉक लेके आइए 10% अप। और देखिए ये तेज़ी जो है वो इसीलिए भी बहुत हद तक मायने रखती है क्योंकि ये तेज़ी एक ज़माने भर की, अगर आप देखें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, 22 दिसंबर से एक तरफा सेल ऑफ दैट आई थिंक कमीशन फैक्टर वो इन पे हावी हुआ था। और दूसरा है कमेंट्स। आइए समझते हैं यतिन से ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो क्यों बने आज स्टॉक ऑफ द डे। यतिन, पहले पॉलिसी बाजार की बात करते हैं। बिल्कुल, इतना बड़ा रिवर्सल कैसे यतिन? गुड आफ्टरनून। जैसे आपने विषय बदला, कंपनी ने अपने QIP का प्लान भी बदल दिया। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2 दिन 3 दिन पहले इन्होंने QIP के लिए बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट किया था और अभी एक 360 डिग्री यू टर्न दिया है जहां उन्होंने QIP और फंड रेज की जो बोर्ड बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया है, स्थगित कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिवली लिया जा रहा है। अगर आप ब्रोकरेजेस की माने और एनालिस्ट की माने तो पिछले दिनों काफ़ी बाजार में न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि कंपनी एक बड़ा एक्विजिशन UK यूरोप में कर सकता है जिसकी साइज़ 4-5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। और कहीं ना कहीं उसके लिए QIP और अपने कैश का यूटिलाइजेशन को लेकर बाजार खुश नहीं था। इनफैक्ट स्टॉक अगर आप देखें तो आज का मुंह छोड़ दीजिए, लेकिन पिछले 1 महीने में स्टॉक 11-12% नीचे है। और उसके अलावा अगर हम 1 हफ्ते का मुंह देखें तो स्टॉक में 10-15% की गिरावट आपने देखी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बाजार डाइल्यूशन को लेके खुश नहीं था, एक्विजिशन जो फॉरेन मार्केट्स के लिए होगा उसको लेके भी खुश नहीं था। और शायद इन्होंने फोर्स कर दिया बोर्ड को इस बोर्ड बैठक को रद्द करने के लिए और फिर से एक बार सोचने के लिए, क्योंकि क्लियरली आज के ज़माने में जिस तरीके से कमीशंस में चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से कंपनी की परिस्थिति चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे होना चाहिए और इसके कारण शायद ये बोर्ड ने फैसला लिया हो सकता है। इसके अलावा क्यूमिंस, ये भी एक स्टॉक है जो आज फोकस में है। कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद स्टॉक में 5% का अप मूव आया है और उसका रीज़न है नतीजे अच्छे थे। एक्सपोर्ट्स में 15% की बढ़ोतरी थी। गाइडेंस FY 26 का कंपनी ने मेंटेन किया है और FY 27 में डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस दी है। तो यहाँ से डबल डिजिट अच्छी रहेगी। इसका आधार है जो डेटा सेंटर कारोबार है और डेटा सेंटर को लगाने के लिए आपको बैकअप पावर की ज़रूरत रहती है, तो कंपनी उसके जनरेटर सप्लाई करती है। और कहीं ना कहीं डेटा सेंटर में जो बूम है, जो टैक्स हॉलीडेज सरकार ने अनाउंस किया बजट में, उससे बहुत ज़्यादा मोमेंटम बनेगा, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। और 3 से 4 साल तक ये पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है और शायद इसी कमेंट्री से स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम आया। नोमुरा ने बाय की कॉल दे दी है काउंटर पे। रिजल्ट्स के बाद लगभग 4800 के आसपास का टारगेट है। और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट मार्केट छोड़ के अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अच्छे रहे, जिसके वजह से नोमुरा ने इस काउंटर पे खरीदारी की सलाह दी है। जी, तो कमेंट्स और PV फिनटेक आज का हीरो ऑफ द डे। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी बताने के लिए और कारण समझाने के लिए इस दोनों स्टॉक्स में ऐसी तेज़ी क्यों है। लेकिन धर्मेश कांत जी, PV फिनटेक, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी। इस काउंटर में लगातार हमने बिकवाली देखी। अगर आज का सेशन छोड़ दें तो IRDAI के कमीशन को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी उसके बाद इसमें एक थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन अब बोर्ड बैठक रद्द QIP को लेकर जो थी उसके बाद एक बड़ा मूव, कैसे समीकरण बन रहे हैं इस काउंटर में और आपकी टेक क्या होगी? देखिए, नंबर तो काफी अच्छे आए थे इसके जो पिछले क्वार्टर के गए हैं, बट जैसा कि कमीशंस को लेकर के अभी भी अटकलें चल रही है और डिसाइडेड हुआ नहीं है, वो अभी रेशियो डिसाइड होना बाकी है। तो उस पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो ग्रोथ रन रेट है, वो कितना मेंटेन हो सकता है। सो वहां पर अभी भी वाइड ओपन सिचुएशन है। और दूसरी बात, एक प्रॉब्लम ये आई है कि मैनेजमेंट, बिकॉज IRDAI की जो प्रॉब्लम्स आई थी, तो इमीडिएटली एक नए बिजनेस की तरफ जंप करने के लिए QIP रेस करने जा रहे थे। और ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन रेज करता है कि आप एक बिजनेस के बारे में सोचते हैं, फिर शेयर होल्डर का अपोजिशन आता है, फिर आप उसको पुल आउट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी
QIP ये करने वाले थे, नाउ ये बोलते हैं शेयर होल्डर बोल रहे हैं तो मैं ये नहीं करूंगा, जो कि शेयर होल्डर के हित में तो ठीक है, बट मेरे को मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस पर थोड़ी सी यहाँ पर डाउट होती है कि आप श्योर नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को लेकर भी श्योर नहीं है कि ग्रोथ रहेगा नहीं रहेगा आने वाले समय में, और दूसरा फॉरेक्स क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। आज जरूर जरूर देख रहे हैं, बट कंटिन्यूटी ऑफ गेन मुझे लगता है थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। सो एक बार IRDA के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सपेंस रेशियो क्लियर हो जाए, उसके बाद यहाँ पर आई थिंक थोड़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस की जा सकती है। ये पीवी पे आपका टेक है। मीनवाइल वो जो बात मैं कह रहा था ना कि मैं 12 बजे का जब कार्यक्रम कर रहा था फ्यूचर एक्सप्रेस, तो उसमें मैंने एक बात नोटिस की थी कि 60,000 की पुट OI लूज कर रही है। और देखिए कल 60,000 की पुट और कॉल में इक्वल कंसंट्रेशन था, लेकिन 12 बजे ये देखिए 19.4 लाख का आउटस्टैंडिंग OI 2% लूज हो गया। और ये देखिए हमने 60,000 को तोड़ा एक बार के लिए। तो वो जो प्राइवेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं। और हुआ क्या इससे? हुआ ये कि निफ्टी बैंक अब कल और परसों के लोस की ट्रेजेक्टरी को हिट करता हुआ। मानस, किसी स्टॉक फ्यूचर पे आप थोड़े से स्केप्टिकल हैं, और मोस्ट स्पेशली दिस प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, कहीं पे कोई ट्रेड व्यू आपका, या फिर आप स्ट्रेंथ के लिए PSUs पे फोकस करेंगे? तो देखिए, प्राइवेट में तो अभी नहीं टच करना चाहिए। मेरे ख्याल से वेट करना बेहतर रहेगा। किसी भी स्टॉक में देख लें, HDFC बैंक या ICICI बैंक, हाई लेवल पे सस्टेन होना काफी मुश्किल हो रहा है। अगर बैंकिंग स्पेस पे लॉन्ग साइड में ट्रेड प्ले करना भी है तो भी PSU बैंकिंग पे ही ध्यान है। और अब मेरे ख्याल से जो छोटे PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं, वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, ये दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। अगर एक ट्रेड लेना हो तो बैंक ऑफ इंडिया पे होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, पोजीशनल ट्रेड लेंगे 159 के स्टॉप लॉस से 170 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, बैंक ऑफ इंडिया 170 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बैंक्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है क्लियरली। कुछ PSU बैंक स्टॉक्स हैं और इनफैक्ट PSU बैंक एज ए स्पेस थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आ रहा है। लेकिन अभी हमने हीरो ऑफ द डे की चर्चा की, कामिंस और PB फिनटेक अच्छी तेजी के साथ कर रहे कारोबार, कारण समझा हमने। लेकिन एक बार हेक्सावेयर लेकर आइए स्क्रीन पर। हेक्सावेयर दिक्कत में है क्योंकि तगड़ी पिटाई हुई है स्टॉक की आज नतीजों के बाद। लेकिन नतीजों में ऐसा क्या आ गया, रिजल्ट में ऐसा क्या था जो बाजार ने इस कदर इसको निराश किया है? समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून। हेक्सावेयर के काउंटर में बहुत ज़्यादा आज बिकवाली देखने को मिल रही है, क्या कारण? देखिए, सबसे पहले नतीजों की बात करी जाए तो उसने बाजार का एक सरदर्द तो पहले ही बनाया हुआ था, लेकिन सरदर्द तब बढ़ा जब मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी हमें स्लगिश साइड में आती हुई दिखाई दी है। जो पहले का आउटलुक था उसको भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। आपकी स्क्रीन पे अभी नंबर चल रहे हैं, नंबर्स में आप देखेंगे कितनी भारी गिरावट ऑपरेटिंग नंबर्स में आती हुई दिखाई दी है। जो EBIT है ये तो 50% तक हमें गिरता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट मार्जिन्स भी यहाँ पे करीब 350 बेसिस पॉइंट्स तक गिरते हुए नजर आए हैं। देखिए, इन्होंने पहले जो अपनी गाइडेंस दी थी वो दी थी EBIT की करीब 14% की, उसको घटा के अब 13 से 14% कर दिया गया है। एक तो ये नेगेटिव है। इसके अलावा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 7.6% की थी। यहाँ से भी रेवेन्यू ग्रोथ का जो अनुमान है कैलेंडर ईयर 26 के लिए कुछ ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया है, बस बोला गया है कि यहाँ से हमें सुधरता हुआ नज़र आ सकता है। इनफैक्ट जो प्रीवियस क्वार्टर्स हैं उनके कंपेरेटिवली यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है हमें थोड़ी सी निराश करने वाली ही नज़र आई है। जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैनेजमेंट ने ये बताया है कि जो सीजनल वीकनेस है उससे यहाँ पे नंबर्स में काफी बड़ा डेंट पड़ा है, और साथ ही साथ जो रीबैचिंग डील्स है उसके जो कॉस्ट है उससे भी यहाँ पे बड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। और जो परफॉर्मेंस है मैनेजमेंट बोल रहा है कि हो सकता है कि सेकेंड हाफ में हमें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे। लेकिन अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो नंबर्स वहां पे भी हमें पेनफुल देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वार्टर में तो नंबर पेनफुल है ही, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स में नंबर और पेनफुल हो सकते हैं। तो आगे का रास्ता पे धुंधला है अभी फिलहाल, मतलब कंचन, तो दिक्कत रहने वाली है इस काउंटर में। इसलिए ये रिएक्शन, वैसे पूरा IT पैक ही अगर आप देखें तो काफ़ी पेन में है। सारे ही स्टॉक्स गिरकर कर रहे कारोबार, और जिस तरीके से AI को लेकर एक खतरा लगा है निवेशकों को, उसका एक डेंट। लेकिन धर्मेश कांत जी, मेरा सवाल आपसे ये कि IT स्पेस, एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, काफ़ी डिवाइडेड थे आज ब्रोकरेजेस। एक तबका ये मान के चल रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक ना हो, थोड़ा कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में हम खरीदारी कर सकते हैं। वही कहा है कि हम कुछ ज़्यादा ही घबरा रहे हैं AI को लेकर, इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? पहले वाले स्पेस में कि स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। देखिए, श्रेया, होगा क्या IT स्टॉक्स में कि जो ग्रोथ की हम लोग बात करते थे,
वो अब डिफिकल्ट लगता है। पहले तो इनको जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको सस्टेन करने के लिए इनके चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो एआई से आए या एजेंटिक एआई से काम करने वाली कंपनियों से आए। तो अभी एक स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ बढ़ता जाएगा सिक्वेंशियली, और कहाँ हम लोग ग्रोथ भी जो आईटी कंपनीज की आ रही है लार्ज कैप की अगर बात करें तो सिंगल डिजिट में रुपी टर्म से बात करते हैं 6 से 7% की ग्रोथ की। और यहाँ पर अगर आप करेंसी का जो डिप्रिसिएशन का टेलविंड अगर हटा दें तो 1.5 से 2% पे ये आ जाता है। 4%, 3.5 से 4% तो करेंसी का ही इनको एडवांटेज मिलता है। तो एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है इनके लिए। अभी ये देखते हैं कैसे निगोशिएट करेंगे। मैनेजमेंट तो थोड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, बट मेरी सलाह तो यही रहेगी जैसा आपने पहले बताया कि कंपनी स्पेसिफिक चुने, वहां पर जहां पर आपको थोड़ा कंफर्ट लगता है वहां पे आप निवेश करेंगे तो डेफिनेटली भाव सबके गिरे तो एक एडवांटेज से आपको इन्वेस्टमेंट रेट मिल सकता है। ओके, चलिए आईटी पे ये और हेक्सावेयर पे एक और डिस्कशन था। अब एक काम करते हैं, कॉल्स पे आते हैं। कैश कॉल प्रकाश का बस सचिन जी और सौमिल जी एक एक करके 3 ट्रेड्स पिक करेंगे। प्रकाश सर, आपकी टॉप कैश कॉल? मुझे पसंद है इस वक्त, वो है बिरला सॉफ्ट। अच्छी तेजी है, सेटअप सही है, ट्रेड कर रहा है 457 पर बिरला सॉफ्ट। स्टॉप लगाएंगे 450 का, 7 रुपए का। मेरे ख्याल से 470 480 एक जोन पॉसिबल है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। बिरला सॉफ्ट अभी स्टॉक स्पेसिफिक होने की बात हो रही थी और बिरला सॉफ्ट खरीदारी की राय गावस्कर की तरफ से। सचिन जी, कैश में क्या पिक कर रहे हैं आप? शायद यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल में काफी शानदार मोमेंटम है। पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर एक अच्छी तेजी नजर आई है। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखें तो एक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम एंड डायरेक्शन आई थिंक दोनों ऑन द पॉजिटिव साइड ही रहने चाहिए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 120 के आसपास एक अच्छा फ्लोर है, तो स्टॉप लॉसेस वहीं पे लगाए। एंड ऑन द हायर साइड अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है 165 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। दिव्यानी के काउंटर में 120 स्टॉप लॉस होगा एंड 165 टारगेट। ओके, दिव्यानी इंटरनेशनल पे आपका बाय कॉल है। सौमिल जी, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा इंडिया मार्ट पर। इंडिया मार्ट में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है और वो ट्रायंगल पैटर्न ऑलरेडी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है मुझे। यहाँ पर हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2220 पर और टारगेट ऊपर में होगा 2400। ओके, चलिए, तो ये इस समय कैश कॉल्स हो गई। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के AGR रीअसेसमेंट के लिए। और आज एक बड़ी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव खबर आई कि असेसमेंट जो है वो 31 मार्च तक शायद पूरा हो जाएगा। पूरी जानकारी लेते हैं असीम के साथ, जिन्होंने सबसे पहले स्टोरी को ब्रेक किया। आज असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, कैबिनेट ने 31 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया के राहत पैकेज को मंजूरी दी थी और उस पैकेज में कहा गया था कि रीअसेसमेंट के लिए एक कमेटी बनेगी। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 30 जनवरी को सरकार ने उस कमेटी को बना दिया है। इस कमेटी के अंदर 2 अधिकारी शामिल होंगे। एक IAS रिटायर्ड अधिकारी के अंदर ये कमेटी बनाई गई है, दूसरा मेंबर CAG की तरफ से इसमें नॉमिनेट किया गया है। तो ये दोनों मेंबरों को 2 महीने का वक्त दिया गया कि आप 31 मार्च तक रीअसेसमेंट को कंप्लीट कर ले। ये भी बता दूं कि दूरसंचार विभाग ने अपने जो CCS है जो कि अकाउंटिंग को देखते हैं, तो उनको भी निर्देश दिए थे कि आप फरवरी के एंड तक इस पूरे रीअसेसमेंट को खत्म कर ले। तो उसके बाद अब सरकार ने कमेटी भी बना दी है, कमेटी को भी 2 महीने का टाइम दिया। तो आप ये मानकर चलिए कि वोडाफोन आइडिया का रीअसेसमेंट 31 मार्च तक कंप्लीट हो सकता है और कंपनी को काफी बड़ी राहत यहाँ पर उसके AGR पर मिल सकती है। कंपनी के ऊपर करीबन 89,000 करोड़ के आसपास का AGR का ड्यूज है, तो वो इंटरेस्ट और पेनल्टी घटने के बाद वो ड्यूज काफी कम रह सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी राहत यहाँ पर 31 मार्च तक आ सकती है। ओके, वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी राहत 31 मार्च तक दिख सकती है। शुक्रिया असीम जी जानकारी के लिए आपका। अब वोडाफोन आइडिया का सर कमेटी का गठन होगा अब रीअसेसमेंट के लिए और 31 मार्च तक बताया जा रहा है कि जो AGR का मामला है वो कहीं ना कहीं अब ठीक ठाक हो जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया को लेकर अभी क्या व्यू बना है? 1% हालांकि आज भी डाउन है। हाँ, नहीं श्रेया, देखिए, वोडाफोन आइडिया में अब सारा मामला है AGR से रिलेटेड। आई थिंक अब मोर और लेस चीज़ें पॉजिटिवली फैक्टर इन होती जा रही हैं। देखिए, 5 साल तक तो कंपनी को कुछ नहीं पे करना है। हाँ। वो 100 करोड़ या वो जितना मामला है, ये है कि जो एक फ्रीज कर दिया गया अमाउंट उसको भी रीअसेस करेंगे और अगर वो कम आ गया तो वो, अगर मान लो 31 मार्च से पहले कंपनी डिसाइड और ये कहे कि भाई जो कमेटी का फैसला वो सबको मानना होगा, मान लो वो 5 साल के बाद कहते हैं कि उसके बाद अब आपको 20,000 करोड़ और पे करने हैं, मान लीजिए,
वो 70-80 हज़ार करोड़ जो नंबर था वो बेसिकली नहीं करना है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इशू पता है क्या है सारा का सारा, अब वोडाफोन आइडिया ना 11-12 रुपए के करीब में, देखिए 17 तक गया था ये, हमने लगातार नेगेटिव व्यू रखा था, आपको याद होगा। 6 रुपये पे हमने अपना व्यू पॉजिटिव किया था और उसके बाद अब 6 रुपये से 11 रुपये की मूव आ चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस वोडाफोन अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वोडा आइडिया अभी भी ये मंथली सब्सक्राइबर्स लूज कर रही है और अभी भी दिक्कत है यहाँ पर एक दो पॉजिटिव चीज़ें अगर हो तो उससे इम्पैक्ट आ सकता है। एक तो ये हो जाए कि प्रमोटर्स थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए या तो ओपन मार्केट से बाइंग कर लें या थोड़ा कंपनी में पैसा डाल दें, मान लो नाम मात्र का ही सही, लेकिन एक कॉन्फिडेंस दिखा दें कि 6 पे नहीं, वापस हम जिस भाव पे रिटेल इन्वेस्टर 11 रुपये पे रिटेल इन्वेस्टर फंसा हुआ है 11 रुपये पे ही वो और इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाए। क्रीपिंग के थ्रू करें, ओपन मार्केट के थ्रू करें, प्रेफरेंशियल के थ्रू करें, जैसे मर्जी करें। दूसरा, इसके मंथली सब्सक्राइबर लॉस होने बंद हो। जिस दिन इसके मंथली सब्सक्राइबर लॉस होने बंद हो गए उस दिन इस कंपनी का फंडामेंटल टर्न अराउंड होगा। अब यहाँ से अगर बड़ी रैली आ रही है तो फंडामेंटल टर्न अराउंड की ज़रूरत है। ध्यान रखें कि इसमें अब अगर डेट का एंगल पूरा हट गया तो प्योरली एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से उतनी महंगी नहीं रहेगी। हालांकि इसका इक्विटी बेस बड़ा है, लेकिन वो इक्विटी बेस इसलिए बड़ा है गवर्नमेंट के पास है सारा का सारा, इतना सारा, तो उसलिए। लेकिन मेरे ख्याल से एजीआर रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है ना वो अब शायद यहाँ पर भाव में है। राइट, तो वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बड़ी खबर आती हुई, अब देखते हैं कि अब यहाँ से स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि एक टेक्निकल चेक भी, हम फंडामेंटली व्यू तो हमने समझ लिया, लेकिन चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन, एक बार शिल्पा जी वोडाफोन आइडिया का चार्ट आप ही देख लीजिए। निचले स्तरों से आज इसने रिकवरी दिखाई है, कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? श्रेया, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखेंगे तो 10 से 11 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है, तो एक सपोर्ट बेस इसी जोन पे है। अगर ये होल्ड करता है तो आप यहाँ पे 13 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट के लिए, अदरवाइज वहां पे एक सेल ऑफ आ सकता है, तो जो वापस आपको टुवर्ड 7 भी ले सकता है। चलिए, ये बात होगी वोडाफोन आइडिया की। अब बात करते हैं धमाकेदार ऑप्शंस की। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हमारे साथ हैं शिल्पा जी, मानस जी और सामिल जी। तो शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से पहले बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी अनुज जी, ऑप्शंस में टोरेंट पावर पे ध्यान रहेगा। टोरेंट पावर बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे, 1460 1480 के लेवल्स के लिए मुझे लगता है एक बार अटेम्प्ट ले सकता है। तो 1420 का कॉल ऑप्शन जो रफली 44 रुपीज में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 24 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट टुवर्ड 68 का है, इसके ऊपर मुझे लगता है 80 भी टेस्ट कर सकता है। ओके, धमाकेदार ऑप्शन में पहला ट्रेड शिल्पा जी का टोरेंट पावर का 445 पे ट्रेड करता हुआ 1420 का कॉल। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, जुबलिएंट फूड के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। एक क्लियर कट रिवर्सल दिखा है चार्ट्स पे, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो जुबलिएंट फूड का 550 वाला कॉल ऑप्शन जो 16 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए 12 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 25 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। जुबलिएंट फूड गाबासा की टॉप कॉल थी। अब धमाकेदार ऑप्शन में मानस जी को भी पसंद आ रहा है, रखे रडार पर। सोमिल जी बताइए, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? मेरा ऑप्शन भी टोरेंट पावर पे ही था, लेकिन मैं अभी मारुति सजेस्ट कर रहा हूँ। मारुति अगेन 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट हुआ है। एक अच्छा रिवर्सल लग रहा है यहाँ से। करेक्शन लास्ट 1-1.5 महीने से हमने शार्प करेक्शंस देखे हैं, मुझे लगता है अब ये रिवर्स हो रहा है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है अच्छी रैली हो सकती है। जो स्ट्राइक प्राइस मैंने चुना है दैट इज 15,000 का, और यही मंथ का एक्सपायरी 24 फरवरी। ये एक लंबा कॉल होगा, सो स्टॉप लॉस ट्रिक रखे अराउंड 300 के आसपास, और ऊपर में मेरे टारगेट्स 430 के आसपास के होंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हो गया मारुति सुजुकी की 1500 की कॉल। अच्छा, मैं सुबह से कुछ स्टॉक्स को और देख रहा हूँ, एक दो स्पेस के जहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ, जहाँ पे बाइंग है। उसमें फोर्टिस सुबह चल रहा था लेकिन बाद में कोलैप्स हो गया। एक बार अपोलो रखिएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स क्या कर रहा है, ये करीब 7120 पे इसने एक बेस बनाकर एक अच्छा रिवर्सल दिया है। आज 50 डेमा को टेस्ट करता हुआ आप लेके आइए मैक्स हेल्थ केयर को, और कहीं ना कहीं मैं स्क्रीन पे चलते फिरते आज सुबह देख रहा था ग्लोबल हेल्थ को, एक बार वो भी लेके आइएगा। ग्लोबल हेल्थ क्या कर रहा है 1106 पे, ये भी पिछले 4-5 दिन से रिवर्सल बोर्ड में। सचिन जी, एक प्रश्न आपसे, नहीं सचिन जी है नहीं मेरे ख्याल से, ये फंडामेंटल विशेषज्ञ से प्रश्न पूछता हूँ। ये
धर्मेश जी से। धर्मेश जी, ये हेल्थ केयर स्पेस में हॉस्पिटल स्टॉक्स की कैटेगरी में पिछले 10 दिन के वॉल्यूम्स कुछ बाइंग एफर्ट्स दिखा रहे हैं। आपका प्रिफर्ड ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त हॉस्पिटल स्टॉक्स की कैटेगरी में? अभिजीत जी, सबसे बेस्ट हम लोग को इसमें नारायणा हृदयालय लगता है। इनके नंबर्स में काफ़ी स्टेबिलिटी आई है और इनके जो बिजनेस है केमन आइलैंड पे, वहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। बेसिकली हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट का ये मानना है कि ये रेट्स नहीं बढ़ाएंगे तो आरपॉप में आपको ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखेगी, बिकॉज ये पेशेंट सर्विसिंग सेम रेट पे करना चाहते हैं। बट इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से इनके मार्जिन इंप्रूव होते हैं। और एक मुख्य कारण ये भी है स्टॉक को सेलेक्ट करने का कि अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशन मल्टीपल पर देखें तो सबसे सस्ता काउंटर ये है, सबसे कम पी मल्टीपल पर मिल रहा है और विथ आरओई जो इनकी है ऑलमोस्ट डबल है देन नियरेस्ट कॉम्पिटिटर अपोलो हॉस्पिटल या किसी को भी आप देख रहे हैं। तो हम लोग का प्रेफर्ड पिक नारायणा है। 2150 का 1 ईयर टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस टारगेट है इसमें। ओके, तो ये व्यू हो गया हेल्थ केयर स्पेस को लेकर, हॉस्पिटल स्टॉक्स को लेकर। लेकिन अब एक स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की काफ़ी गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में आज देखने को मिला है। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है, कारण क्या है समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। और आज का बड़ा एक्सीडेंट है, 10% की एकाएक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अर्निंग्स आई थी, अर्निंग्स अगर आप सिर्फ नंबर्स के लिहाज से देखें तो कुछ भी इतना नेगेटिव नहीं कि स्टॉक 10% टूट जाए, लेकिन अगर आप इसका एनालिस्ट कॉल सुनेंगे इस कंपनी का तब आपको समझ में आएगा कि कुछ फाइन ट्यून्स ऐसी हैं जो बड़े नेगेटिव है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनकी जो क्लीन मोबिलिटी का सेगमेंट है यहाँ पर मार्केट ब्रेक इवन एक्सपेक्ट करके चल रहा था, तो मैनेजमेंट ने कॉन्कॉल में कहा है कि इसमें समय लग सकता है, थोड़ी देरी देखने को मिल सकती है, तो ये अपने आप में एक निराशा का कारण है। अब खास बात है क्योंकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट बहुत सारी कंपनीज में हिस्सेदारी होल्ड करता है, इनमें से एक छोटी कंपनी है शांति गेयर्स। इसमें थोड़े स्लो डाउन की दिक्कत हो रही है और साल दर साल अगर आप शांति गेयर्स के नंबर्स भी देखें तो उसमें स्लो डाउन देखने को मिला और यहाँ पर कंपनी कह रही है कि ऑर्डर बुक को लेकर चैलेंजेस हैं, टॉप लाइन की ग्रोथ धीमी पड़ी है और ट्यूब इन्वेस्टमेंट शांति गेयर्स में तकरीबन 70% हिस्सेदारी होल्ड करता है, प्रमोटर है, तो इसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सभी कारणों में सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट कारण मैं आपके सामने रखूं तो ये है कि जब ट्रेड डील की खबर आई थी तो इसके बाद लगातार 2 दिन स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। मार्केट ने यह समझ लिया था कि ट्रेड डील के चलते ट्यूब इन्वेस्टमेंट को भी बड़ा फायदा होगा, नहीं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि ये जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, ये जो फोर्जिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए, यहाँ पर सेक्शन 232 ये एप्लीकेबल होता है, तो इसके चलते अगर इमीडिएट रिलीफ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, अगर इसमें कोई ढील मिलती है तो आगे मिलेगी, अभी तो नहीं मिलने वाली। इसी के चलते एक्सपोर्ट की ग्रोथ फर्दर मैनेजमेंट कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है इस सेक्शन 232 टैरिफ की वजह से, इसी के चलते एक इम्पैक्ट है। रेलवे सेगमेंट में भी एक की ऑर्डर इन्हें एग्जीक्यूट करना था चौथी तिमाही के अंत तक, ये बता रहे कि अब इसमें और फर्दर देरी देखने को मिल सकती है क्योंकि कुछ सप्लायर्स के साथ जो ये सोर्स कर रहे हैं माल, ये थोड़ा सा धीमा मिला है, थोड़ी सी देर से मिला है, इसी के चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर है। तो काफी कुछ नेगेटिव, लेकिन ट्रेड डील के बाद इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इसका बेनिफिट इनिशियली नियर टर्म में नहीं होगा, इसी के चलते स्टॉक फिलहाल 10% नीचे है। राइट, तो दिक्कतें हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में, उसका असर फिलहाल स्क्रीन पर। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए और कारण समझाने के लिए। चलिए अब हमारे साथ शो में रुचित जी भी जुड़ रहे हैं। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक ओवरऑल ऑल्दो आज इंडेक्स डाउन है बट थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-4 दिनों में कंटिन्यू रहेगा। मेरे पिक यहाँ पे टोरेंट पावर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जहाँ पे एक लगभग 3 से 3.5 महीने के कंसोलिडेशन फेज में था ये स्टॉक, जिससे ब्रेकआउट आया है। सो टोरेंट पावर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 1400 के नीचे स्टॉप लॉस रख के और 1470 के टारगेट्स हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए रुचित जी की ट्रेड हो गई। अब एक काम करते हैं, आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे शिल्पा जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जैन और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत जी हमारे साथ। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, डीमार्ट पे ध्यान देना चाहिए अनुज जी। ये सही है कि 4 दिन से हम रैली देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया है जो कि 3900 के आसपास था। यहाँ से स्टॉक कोशिश कर सकता है अपनी 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो डीमार्ट का 3950 3950 के ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 85 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 64 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 125 रुपए के टारगेट सेट करना है।
ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट की 3950 की कॉल, रिवर्सल खेल रहे हैं मानस जी यहाँ पे। शिल्पा जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे ध्यान रहेगा। 1015 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 995 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं। 1040 का पहला टारगेट है, अगर ये सस्टेन होता है तो 1060 भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एफएनओ सुपरस्टार में अडानी एनर्जी सोल्यूशन पर खरीदारी की राय शिल्पा जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार रुचित जी, क्या चुन रहे हैं आप? जिंदाल स्टील है मेरे ध्यान में, जहाँ पे एक अच्छी तेजी शॉर्ट टर्म में रह सकती है। स्टॉक ऑलरेडी हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर में है। जो भी करेक्शन रिसेंटली आए थे उसमें 20 डे स्टॉक के एक अच्छे सपोर्ट बने हैं। सो आई थिंक ये अपमूव कंटिन्यू रहना चाहिए करंट लेवल से। तो 1150 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें 1230 के टारगेट्स के लिए। ओके, अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी के पास। धर्मेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? अनु जी, मिड कैप फंडा के लिए ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड पे बाई करने की सलाह देगी। आईटी स्टॉक से जैसा स्टॉक्स से बाई करने की बात कर रहे थे उसके लिहाज से ये दिया जा रहा है। और ये एक प्रोडक्ट कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है, बेसिकली प्रोडक्ट पे काम करती है। कल ही इसके नतीजे आए थे और नतीजे काफी अच्छे रहे थे, स्टेबल नतीजे रहे थे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो इनकी जो रेवेन्यू थी 3.7% से ग्रो की थी, इबिटा 4.7 और जो इबिट है वो 6% से ग्रो की थी। ईयर ऑन ईयर टोटल रेवेन्यू 21% से ग्रो किया था और इबिटा आपका 18% से, और 9 मंथ का 26% का ग्रोथ टारगेट चल रहा है। मार्जिन्स काफी स्टेबल थे, इनफैक्ट इंप्रूवमेंट था 20 बेसिस पॉइंट इबिटा में और इबिट में 70 बेसिस पॉइंट। मैनेजमेंट का मानना है कि ये 30% के रन रेट से ग्रो करेंगे। आज 4 बजे शाम का कॉन कॉल है तो वही कंफर्मेशन लगेगा। सो थोड़ी इनको बल्क लिफ्टिंग करनी पड़ेगी Q4 में रेवेन्यू को लेकर के, और थोड़ा सा Q3 का रेवेन्यू कम था। उसका रीजन ये था कि 6 इनको जो ऑर्डर विंस हुए हैं, 4 आपको बैंकिंग स्पेस से हुए हैं और 2 आपको मोबिलिटी स्पेस से हुए हैं, जिसमें रेलवे मेट्रो का ऑर्डर मिला और टिटागोर वैगन से भी ऑर्डर मिला है। ये काफी लेट मिला था, दिसंबर के महीने में मिला था, जिनका एग्जीक्यूशन Q4 आने वाले समय में Q1 में होगा। डेटा सेंटर का भी एक ऑर्डर इनको आईडीबीआई बैंक से मिला है, हालांकि छोटा ऑर्डर है बट वो ओपन करता है बड़े ऑर्डर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि इनकी जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन है अराउंड 1.5 to 1.7x है, और ऑर्डर बुक है इनकी, और पाइपलाइन के बारे में भी अच्छी खासी इनके पास है डिमांड। 16-17 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करा FY27 के अर्निंग से। तो इस गिरे हुए भाव पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बैठता है और एक साल का नजरिया हो तो इसे बाई करने की सलाह रहेगी। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये मिड कैप फंडा में हो गई धर्मेश कांजी की पे। एक रिकैप फटाफट से 4 का चौका का आप लेकर आते हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, मानस जायसवाल जी ने सुझाया 3950 का कॉल लेना है आपको। एवेन्यू सुपरमार्ट का 125 का टारगेट, 64 का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार के लिए शिल्पा जी को अडानी एनर्जी सोल्यूशन पसंद आ रहा है। खरीदारी की राय 1060 के टारगेट है, वहीं 995 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जैन जी ने सुझाया है जिंदल स्टील, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 1230 के टारगेट देख सकते हैं आप वो, और 1150 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांजी की तरफ से आया ओरियन प्रो, और यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से फिलहाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की हमने बात की थी, अभी वहाँ पे भारी बिकवाली तो हो ही रही थी, कारण समझा। आशीष, हैल में भी बहुत यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और आप ही ने खबर बताई थी हैल को लेकर जो आई थी। आज फिर से गिर रहा है ये स्टॉक, कोई नया अपडेट है कि वही कारण अभी भी परसिस्ट करते हुए? को कल वाला भी कारण है, उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई थी और साथ में कुछ फ्रेश अपडेट्स मीडिया रिपोर्ट्स भी। हालांकि कंपनी ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन स्टॉक में नो साइंस ऑफ रिकवरी, अभी भी 4% नीचे चल रहा है। अब दरअसल जैसे कि आपने बताया कि पिछले 2 दिनों में लगातार गिरावट आई है, 10% से ज़्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। तो खबर क्या निकल कर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये MK1A ये बना रहे हैं, इसकी जो डिलीवरी है फर्दर डिले हो सकती है। दरअसल इसकी डेडलाइन मार्च एंड यानी पिछले साल मार्च के लिए थी, अब इसे बढ़ाकर इस साल मार्च के लिए कर दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि इस बढ़ी हुई टाइमलाइन पर भी ये अपनी डेडलाइन को मीट नहीं कर पाएंगे और डिलीवरी फर्दर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इनकी तरफ से 5 एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो गए, लेकिन ये फिट एंड प्रॉपर नहीं है इंडक्शन के लिए, और इंडक्शन में बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होते हैं। जब तक सारे पैरामीटर्स पर क्लियरेंस नहीं मिल जाता, इंडक्शन नहीं होता, तो ऐसे में देरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इस देरी के पीछे दरअसल कारण ये है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाईज ये
ले रहे हैं, इसमें मिलने में देरी हो रही है और साथ में इसके बाद एक इंटीग्रेशन भी होता है, उसमें अपना अलग समय लगता है, तो ये देरी का कारण है। हालांकि कंपनी लगातार बता रही कि प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। पहले इनके पास इंटीग्रेशन की फैसिलिटी सिर्फ बैंगलोर में थी, अब इसे बढ़ाकर नासिक में भी कर दिया, नासिक में भी इनका कामकाज चल रहा है। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बाद भी स्टॉक में कोई खास बड़ी रिकवरी नहीं आई। मैनेजमेंट ने कहा है कि FY26 के लिए जो उन्होंने गाइडेंस दी थी इस पर डटे हुए हैं, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। और 5 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, वो तैयार हो जाएंगी। ये बता रहे हैं कि GE से अब तक करीब 5 इंजन इन्हें मिल चुके हैं और आगे जो सप्लाई का आउटलुक है ये भी बेहतर साइड पर लग रहा है। और ये बता रहे हैं कि अतिरिक्त 9 एयरक्राफ्ट पहले से बनकर तैयार हैं, लेकिन इसके बाद भी स्टॉक में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक गिरावट के पीछे कारण ये भी है कि ब्रोकरेज हाउस जो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई, बड़ी अग्रेसिव रिपोर्ट है। पहले तो अंडरबिट की रेटिंग के साथ रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया। जो पहले टारगेट 5092 रुपये का था, अब इसे घटाकर 3355 रुपये का कर दिया। और ये बता रहे कि जैसे प्राइवेट सेक्टर को इस एग्जीक्यूशन में एज मिल रहा है, ये कंपनी के लिए खतरा हो सकता है। और साथ में आप देखें तो जो लगातार ऑर्डर बुक पाइलअप होती जा रही है, एग्जीक्यूशन ढीला है, इसी के चलते इन्होंने EPS के एस्टिमेट्स FY27 और FY28 दोनों में कटौती कर दी और नतीजा ये कि स्टॉक तकरीबन 4% नीचे है। 4% नीचे, कल 6% नीचे था, 2 दिन में 10% की गिरावट। शुक्रिया आशीष। धर्मेश जी, गिरावट में खरीदें या अब थोड़ा सा अर्निंग्स का रिस्क रहेगा, दूर रहें? देखिए Q3 के अर्निंग्स में तो पक्का थोड़ी वीकनेस रहेगी, बिकॉज इनकी डिलीवरी हुई नहीं एयरक्राफ्ट की, जो कि इन्होंने खुद भी प्रेस रिलीज में यही बात कही है। बट Q4 में ये बोलते हैं FY26 का गाइडेंस पे मेंटेन रहेगा, वहाँ कोई स्लिपेज नहीं हुई। उसका मतलब ये है कि इन्होंने जो 5 एयरक्राफ्ट बोल रहे रेडी है, वो मार्च क्वार्टर के साथ डिलीवर हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बम्पअप आपको अगर वो डिलीवर हो जाता है, सो अगर मैनेजमेंट की बात माने तो वहाँ पर बहुत बड़ा बम्पअप आएगा अर्निंग्स में। प्लस 9 एयरक्राफ्ट और हैं, ये सब हाई वैल्यू आइटम है और काफी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर आती है। हम लोग का एस्टिमेट ये कि अगर ये 9 एयरक्राफ्ट FY27 में डिलीवर कर देते हैं तो अराउंड आपको 30% का ग्रोथ मिलेगा इनके प्रॉफिटेबिलिटी में। सो दैट्स द रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन यहाँ पर आता है। तो ये अब चांस की बात है कि अब मतलब कौन किस तरीके से इसको रीड करता है कि एग्जीक्यूशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और जितने भी एग्जीक्यूशन के पैरामीटर्स थे वो इनके हाथ में नहीं था। GE से इनको इंजन मिला नहीं, इसके बना नहीं सके, ये एयरक्राफ्ट बना के तैयार रखे। और डिफेंस में हम लोगों ने 3-4 कंपनियों को काफी ट्रैक किया है, वहां पर यही समझ में आता है कि इसके अंदर जब अगर कहीं गाड़ी अटकती है तो आप उसको तैयार भी कर दो, मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से क्लियरेंस आने में काफी टाइम लग जाता है। वो हालांकि 1 या 2 दिन या 4 दिन का टेस्टिंग रहता है, बट वो आराम से समय लेके 1-1.5 महीना में करते हैं। तो थोड़ी सी स्ट्रक्चरल इशूज से आई थिंक ये सब एड्रेस हो जाएगी। हम लोग तो यही सजेस्ट कर रहे हैं, आज भी सजेस्ट किया क्लाइंटों को कि जिनके पोजिशन थी कि आप ऐड करें नीचे में। एंड Q4 के अर्निंग्स देखते हैं, Q3 डेफिनेटली इज म्यूटेड। धर्मेश जी, जानते हैं मेरा तर्क ये था कि HL के पास एमका पे काम करने का स्कोप है भी कि नहीं। आई मीन यू आर लोडेड विद सुखोई, यू आर लोडेड विद तेजस, आप प्रचंड से लोडेड हैं, आप ध्रुव से लोडेड हैं, आप S100 जो कि अभी सुखोई और HL के बीच में JV हुआ है फॉर सिविलियन एयरक्राफ्ट, आप उससे लोडेड हैं, आप एक पॉसिबली एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं फॉर SU-57। एमका के लिए आपके पास स्कोप था? देखिए यहाँ पर जहाँ तक कि ऑर्डर बुक ही अगर आप देख लें तो काफी बड़ा ऑर्डर बुक पर बैठे हुए 30-35 हजार करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहता है साल का, और ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ऊपर की इनके पास ऑर्डर बुक है। तो डेफिनेटली एक बैंडविड्थ इनके टाइट अप तो हो ही गई थी, और ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन में हर जगह रहता है। बट ऑन द अदर साइड ये एग्जीक्यूट होगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो आपके पास आएंगी ही। और अगर नया ऑर्डर किसी और को मिल रहा है, कंपटीशन बढ़ता है, तो मुझे लगता है HL के लिए अच्छी बात है कि अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में लैग कर रहे थे तो ये और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक को उसको जल्दी एग्जीक्यूट करके ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कमाएंगे। हम लोग ये नेगेटिव लेके चल रहे हैं कि होएगा ही नहीं, ये एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगा ही आएगा और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स कर लेंगे। तो मेरी वहाँ पर उससे मैं सहमत नहीं हूँ। जिस तरीके से PSU सेक्टर्स में हम लोगों ने जितना चेंज देखे हैं, PSU बैंक्स को ही आप देख लीजिए, काफी बड़ा चेंज आया है। भेल की जब हम लोग बात करते हैं वो अलग कंपनी है, वो थर्मल पावर प्लांट में BDG सेक्टर में वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उसके कारण वहाँ पटका हुआ। बट इन्होंने कभी वैसा इस तरीके से पिछले भी कोई खास निराश नहीं किया था। पिछला साल FY26 में जो प्रॉब्लम थी वो GE के कारण थी, ना कि इनके कारण। चलिए,
आप एक काम करते हैं, कल आने वाले नंबर्स की बात करते हैं। कल निफ्टी में टाटा स्टील के नंबर आएंगे, एफएनओ में श्री सीमेंट, सीमेंस और क्रॉम्पटन समेत 5 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ कंचन और दीपाली जुड़ी हैं, उनसे नंबर समझेंगे। पहले कंचन के पास चलते हैं। टाटा स्टील और श्री सीमेंट से क्या एक्सपेक्ट करें, कंचन बताइए। जी, शुरुआत टाटा स्टील के नंबर्स के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली बेसिस में एक हेल्दी ग्रोथ टाटा स्टील के नंबर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। देखिए, रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीबन 59,000 करोड़ पे जो नंबर है वो रजिस्टर हो सकता है। एबिटा पर टर्न भी यहाँ पे हमें साल दर साल इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है ये भी हमें अच्छी खासी सुधरती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम्स में भी एक अच्छा खासा हमें हेल्दी जंप इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ अगर यूरोप की अर्निंग की बात भी करी जाए तो ये मॉडरेट साइड में देखने को मिल सकती है, जो कि पहले हमें थोड़ी सी वीकर साइड में देखने को मिली थी। बट एक चीज है जो ध्यान में रखनी है, जो कंपनी के रियलाइजेशंस है ये हमें साल दर साल और क्वार्टरली बेसिस दोनों में ही डिक्लाइन फेज में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज जो प्राइस वीकनेस है उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले क्वार्टर कंपनी के सीएफओ ने ये भी बोला था कि जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है उसको इस टाइम पे टफ करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज चाइना से जो चीप इंपोर्ट है वहां से यहाँ पे काफी बड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। फोकस एरिया आपका ये होगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट की गाइडेंस आती है वॉल्यूम पे और रियलाइजेशन पे, तो नंबर्स हमें स्टेबल साइड में देखने को मिल सकते हैं टाटा स्टील के। इसके बाद अगर हम श्री सीमेंट के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। साल दर साल रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीबन 4,900 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज होता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्जिन 21% का देखने को मिल सकता है और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है वो भी 350 करोड़ पे रजिस्टर होती हुई दिखाई दे सकती है। वॉल्यूम्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो यहाँ पे साल दर साल 6% का जंप एक्सपेक्टेड है। ब्लेंडेड रियलाइजेशन हालांकि थोड़े से हमें घटते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज की रीजन में हमने सीमेंट के प्राइसेस में एक की कट देखा था जिसके वजह से ये इंपैक्ट आया है। इनफैक्ट जो जीएसटी का इंपैक्ट है वो भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और नॉन ट्रेड पीसेस का भी जो इंपैक्ट है वो भी यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई देगा। जो वेरिएबल कॉस्ट है पर टन वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और जो डेप्रिसिएशन है वो हमें यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन नंबर्स यहाँ पे हमें स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो टाटा स्टील और श्री सीमेंट से ये एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन दीपाली आपसे समझेंगे कि सीमेंस और क्रॉम्पटन के नतीजों से क्या उम्मीद है, बताएं। थैंक यू श्रेया। और सीमेंस के साथ शुरुआत करते हैं। हालांकि सीमेंस के नंबर वाई बेसिस पे कंपैरेबल नहीं है क्योंकि सीमेंस एनर्जी का डीमर्जर तब तक नहीं हुआ था और आइडियली देखें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा है ड्यू टू वेरियस एडजस्टमेंट्स। फिर भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक नंबर्स हम लेकर आए हैं। उस पैरामीटर पर देखें तो रेवेन्यूज़ हो, पैट हो या फिर एबिटा हो, तीनों में ही आप मान के चलें 17 से 25% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। रेवेन्यूज़ 24% ड्रॉप हो सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे, मुनाफा 17% घटकर आ सकता है। एबिटा मार्जिन हालांकि फ्लैट रहेंगे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 11.9% पर एक्सपेक्टेड है। दरअसल इनका जो इंफ्रा और मोबिलिटी सेगमेंट है वहाँ पर तो कामकाज ठीक रहा है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेड है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी में जो लोकलाइजेशन का कामकाज है वहाँ भी इंप्रूवमेंट दिखेगी और ऑपरेटिंग लीवरेज का भी प्ले आउट इस क्वार्टर में दिखाई देगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो मार्च एंड का क्वार्टर रहेगा वहाँ पर इम्पैक्ट दिखेगा स्लोअर एग्जीक्यूशन का, स्पेशली मोबिलिटी सेगमेंट में। तो इसीलिए अर्निंग्स तो हल्के एक्सपेक्टेड हैं सीमेंस से, लेकिन अर्निंग्स के साथ इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्पेशली क्या डिमांड ट्रैजेक्टरी वो देख रहे हैं डिजिटल इंडस्ट्री सेगमेंट में, प्राइवेट केपेक्स पाइपलाइन कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ से मार्जिन ट्रैजेक्टरी क्या रह सकती है और लोकोमोटिव ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन कैसे हैं। तो अर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आगे की कमेंट्री सीमेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रॉम्पटन के नंबर्स देखें तो रेवेन्यूज़ 4% बढ़कर आ सकते हैं सालाना आधार पर, मुनाफा 13% घटकर आ सकता है, एबिटा भी 11% नीचे रह सकता है और मार्जिन 10.6% से घटकर 9.3% पर एक्सपेक्टेड हैं। तो यानी क्रॉम्पटन ग्रीव्स के जो नंबर्स हैं वो हर पैरामीटर पर सॉफ्ट ही एक्सपेक्टेड हैं इस क्वार्टर में। जो ईसीडी या फिर लाइटिंग सेगमेंट है वहाँ से रेवेन्यूज़ में 3 से 4% की सालाना आधार पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बटरफ्लाई रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे, लेकिन जो डिप्रिसिएशन है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 13-14% बढ़ सकता है सालाना आधार पर और इंटरेस्ट कॉस्ट हालांकि कम हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो डिमांड सिनेरियो है वो काफ़ी वीक रहा है, कंपटीशन काफ़ी इंटेंसिफाई हुआ है जो कि अर्निंग्स पर हावी होते हुए दिखाई देगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कॉस्ट और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो मार्जिन हैं वो नियर टर्म में इम्पैक्टेड रह सकते हैं और कंपनी ने कोई प्राइस हाइक भी नहीं किया उसको पास ऑन करने के लिए, प्रोडक्ट मिक्स भी उतना इंकरेजिंग नहीं है और यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि अर्निंग्स को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। ओके दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों नंबर्स का उल्लेख करने के लिए और आते हैं इन पे कोई टिक चेक ले लेंगे। आई मीन प्री नंबर्स प्लेसमेंट कैसी है, लेकिन
विषय एक और था और एक इंडस्ट्री, एक उद्योग जगत और इंडस्ट्री है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। पीवीआर के नंबर्स लिखाइए डायरेक्टर साहब। अनुज, मैं पीवीआर के नंबर्स को देख रहा था और एक ऐसा क्वार्टर जब धुरंधर, और मेरे जैसा इंसान जो ओटीटी पे चिपका रहता है, आपके कहने पे मैं धुरंधर देखने गया था, आपको मालूम है, बट स्टिल सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट, प्रिसाइसली इट्स 96। डिसअपॉइंटमेंट क्या, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? बिल्कुल 96 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए वीरू, मैं सबसे पहले तो उसका 3 साल का चार्ट दिखाता हूँ आपको। 3 साल में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और ये देखिए 3 साल में ये करीब 32% नीचे है एक्चुअली। और उससे थोड़ा और बाद से लेंगे जहाँ इसने पीक बनाया था, वहाँ से तो करीब 45% नीचे है। 2.5 साल में मान ले करीब 45% नीचे, जबकि आपने देखा है कि बाज़ार कहाँ से कहाँ पहुँचा है। दिक्कत ये है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही ख़राब है। मतलब आप ये समझिए पिछले 1 साल में, और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत होता हूँ, पिछले 1 साल में इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स आई हैं। पठान, जवान, स्त्री 2 नहीं है, स्त्री 2 है, इसको ठीक कर दीजिएगा, है ना, सैयारा, गदर 2, पुष्पा 2, धुरंधर, बॉर्डर 2, और हो सकता है इसमें मैंने कुछ मिस भी की हूँ। और ये तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स हैं जो मैंने गिनाए आपको। कितनी हो गई? 8 या 9 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स। फॉरगेट अबाउट, उसके अलावा भी काफ़ी फिल्में हिट हुई हैं, कुछ बॉलीवुड, कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, वो भी कॉन्जरिंग भी आया था वो। हाँ, मतलब काफ़ी आई थी है ना। इसके अलावा 600 रुपये का पॉपकॉर्न बेचते हैं, 800 रुपये का बर्गर बेचते हैं, 300 रुपये की पेप्सी बेचते हैं छोटी सी। मतलब रेट एयरपोर्ट से भी महंगे। आज की डेट में जो पीवीआर के F&B रेट्स हैं वो एयरपोर्ट से भी महंगे हैं। ऐसा लगता है वहाँ पे जाके कोई अगर एक एज अ फैमिली, अगर 4 की फैमिली पहुँच जाए तो एक फॉरेन, आप एक वो टूरिज्म करके आ जाए ना, एक वैकेशन करके आ जाए, उतना खर्चा हो जाता है ऑलमोस्ट, टिकटों को हटा दें तो, है ना। तो इसके बावजूद पीवीआर आइनॉक्स का मुनाफा मतलब 96 करोड़ रुपए, मजाक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन, और जिसमें कि इस क्वार्टर में तो सबसे बड़ी मूवी आई धुरंधर। तो या तो ये बात है कि सिंपल है बॉस, इनको पैसा नहीं मिलता। अच्छा, एक और चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मैं आपको, कंपनी के प्रमोटर को खुद भरोसा नहीं है कंपनी पर। कंपनी के प्रमोटर लगातार उन्होंने अपनी होल्डिंग कंपनी में कम की है। आज की डेट में पता है प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी है? महज 27%, सिर्फ 27% हिस्सेदारी कंपनी में प्रमोटर की। और ये तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं सवाल पूछना चाहूँगा इन म्यूचुअल फंड से जो 34% ओन करते हैं इसमें, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी ओन करती है। भाई किस लिए? आपका पैसा थोड़ा ना है, ये जनता का पैसा है। ऐसा स्टॉक जो कभी चल ही नहीं रहा, इतने अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं चल रहा, ऐसी कंपनी में क्यों बने हुए हैं? जैसे मैंने कहा कि 3 साल 2.5 साल में 45% नीचे है, जबकि बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इस साल इन्होंने इस क्वार्टर में चलिए 100 करोड़ के करीब का प्रॉफिट आया है, तो मान के चलें कि इस साल में ये 250 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे। डेट ऑलमोस्ट जीरो हो गई कंपनी की, ये अच्छा काम किया है इन्होंने। तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 250 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 40 का मल्टीपल। 40 का मल्टीपल एक ऐसी कंपनी में जो ग्रो नहीं कर रही है। चलिए आप एक बार के लिए मान लें कि पहले 2 क्वार्टर खराब थे, जैसे भी थे, 100 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट है। अच्छा, इस क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट है, इस क्वार्टर में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आई है, तो ये मान के चलें कि 100, पिछले क्वार्टर में भी 2 क्वार्टर को अगर मान भी लें कि एक इनका एवरेज हो सकता है, 100 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये कर रहे हैं, तो 100 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से अगर साल का 400 करोड़ का भी एनुअलाइज रेट ले लें तो भी 25 टाइम पे ट्रेड करता है। एक ऐसी कंपनी जिसमें खुद प्रमोटर का स्टेक इतना कम हो चुका है और बिल्कुल चलने को ये तैयार नहीं, इसने पैसा डुबाया है सिर्फ। और ये तो बीच में एक मर्जर हो गया था पीवीआर और आइनॉक्स का, तो उसकी वजह से, वरना अगर आप स्टैंड अलोन पीवीआर के जो पहले थी उसकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल ही कम रह गई थी। और उसमें जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स थे वो तो बेच बाच के निकल गए थे सब। प्रमोटर भी बेच रहे थे, मल्टीपल्स वो आई थिंक जो इक्विटी थी, प्राइवेट इक्विटी, उन्होंने ही बेचा था। तो कुछ तो दिक्कत है इनकी। और जैसे मैं सच बताऊं, अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि टिकट प्राइसेस इससे ज़्यादा बढ़ सकती हैं या F&B के प्राइसेस इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके बाद अब जैसे आपने बोला वीरू, मैं भी मूवी देखने तभी जाता हूँ जब बिल्कुल कोई धुरंधर जैसी मूवी आती है, तो वरना मैं वेट करूँगा कि OTT पे आ जाएगी, OTT पे आ जाएगी, मैं उसके बाद देख लूँगा उस पर। तो एक फ्लॉड बिजनेस मॉडल, ज़ीरो, मतलब एक प्रमोटर का वो स्किन इन द गेम बहुत कम, और एक लगातार अंडर परफॉर्मेंस। मतलब मुझे नहीं पता कि इसमें कोई क्यों ही फ्रैंकली
इन्वेस्ट करेगा, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी। पता है अनुज, आप पिछले क्वार्टर में जब इनके नंबर्स रिपोर्ट हुए थे, शायद आप थे नहीं उस दिन, श्रेया और मैं थे, और मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी। मैं ये प्रश्न उनसे बोल रहा था, मैंने कहा जनाब आप पॉपकॉर्न के और अपनी पेप्सी के प्राइस क्यों नहीं घटाते? धंधे का एक नॉर्मल नियम ही होता है ना, वॉल्यूम्स क्रिएट करो यार, वॉल्यूम्स। ये वो वॉल्यूम्स नहीं क्रिएट कर पा रहे अनुज, है ना? बिल्कुल खाली पड़े होते हैं। हाँ, और मैं एक्चुअली सच बोलूँ तो मुझे कई बार वो भी आती है कि लोग इनसे सवाल पूछते भी नहीं है कि प्रमोटर का स्टेक इतना कम क्यों है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है बिजनेस में तो आप अपना स्टेक बढ़ाइए फिर, अगर इतना कॉन्फिडेंस कम है, इतना ही वो है तो इसके लिए ये स्टॉक वीरू मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगा जैसा पिछले 3 साल से, ऐसे ही स्लो डी रेटिंग इसमें होती रहेगी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। हाँ चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पैसिफिक पैराडाइम की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं। पुनीता जी गुड आफ्टरनून। ट्रेड डील हुई, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, लेकिन आप अब मार्केट को लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए मार्केट मुझे तो पहले से बेटर सिचुएटेड लग रही है, क्योंकि दो तीन अनसर्टेनिटीज हमारे रास्ते से हट गई हैं। बजट एक अनसर्टेनिटी फैक्टर था, वो हो गया। फिर ट्रेड डील्स थी यूएस के साथ, वो भी हो गई, और साथ साथ जो अर्निंग सीजन है वो भी एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। तो अर्निंग्स रिजल्ट्स भी जो आ रहे हैं उससे भी थोड़ी बहुत डायरेक्शन क्लैरिटी इन्वेस्टर्स को मिल रही है। तो जो करंट वैल्यूएशंस है इंडिया की, वो अभी पहले से काफी बेटर है, और हालांकि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से कम है, पर वैल्यूएशंस का कुशन थोड़ा मिल रहा है। और साथ साथ मैंने आप ही के मनी कंट्रोल में दिसंबर में एक आर्टिकल लिखा था कि जब एआई ट्रेड बस्ट होगी, ग्लोबल एआई ट्रेड जो यूएस, ताइवान, कोरिया, इन मार्केट्स को बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर ले गई है, तब जो इंडिया के प्रति नेगेटिव सेंटिमेंट है कि इंडिया ने इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, एआई में नहीं किया, तो वही जो नेगेटिव्स है और हमारा सेक्टर डिवर्सिफिकेशन जो है वही हमारे लिए एक पॉजिटिव बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा। तो वो जो हम देख रहे हैं अभी लास्ट फ्यू डेज में कि ये जो एआई कंसर्न से टेक स्टॉक्स एंड कोरियन मार्केट आज काफी डाउन है, उन सब से कुछ इन्वेस्टर्स का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का नजरिया है वो इंडिया के प्रति थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लाएगा, और हमारे आई थिंक मार्केट्स में कुछ बेटरमेंट आनी चाहिए। अच्छा पुनीता जी, एक सर्किल होता है मनी फ्लो का। आई मीन हमारे यहाँ अभी तक हम वो एफआईएस पार्टिसिपेशन लैक हो रहा है। पिछले 2 साल में रियली ड्राई हुआ, एग्जिट्स हो रहे हैं। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इस बार 7.2% की ग्रोथ का प्रोजेक्शन, और उसके बाद लगातार क्रमबद्ध तरीके से इन 2 ट्रेड डील्स का एग्जीक्यूट होना, एक ईयू से और उसके बाद यूएस से, जिसको फाइनली अगर आप देखें डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा कुछ समय में, मार्च के अंत तक। ये अल्टीमेटली अगले 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए जो एफआईएस फ्लो है उनके लिए प्रोस्पेक्टिव कैसा बना रहा है? क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ एलटीसीजी तो जनाब कम नहीं हुआ, ठीक है ना, वो तो वहीं जो कहते हो है। एफआईएस पार्टिसिपेशन, एफआईएस फ्लो टुवर्ड्स इंडिया, वो ग्राउंड वर्क कैसा लग रहा है आपको अगले 1 साल के लिए? नहीं, जैसे कि मैंने बोला, एफआईआईज एक 2-3 रीजन से इंडिया से बाहर थे। एक तो हम लोगों का वैल्यूएशन मार्केट का हाई था रिलेटिव टू अदर मार्केट्स, रिलेटिव टू आवर ओन हिस्ट्री। सेकेंड, एक परसेप्शन बन गई थी कि इंडिया इनोवेशन, एआई वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। थर्ड था कि भाई बाकी मार्केट्स जो है उनमें ग्रोथ ज्यादा दिख रही है, तो और हमारी ट्रेड डील भी लटकी हुई थी, तो इसलिए लोग बाकी मार्केट्स को ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, और इंडिया के बजट में थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म एआई के लिए, इनोवेशन के लिए रिलीफ दिया गया है। साथ साथ में हमारी ट्रेड डील भी हो गई, प्लस हमारी मार्केट भी गिर गई, तो वैल्यूएशन भी बेटर लग रही है। और बाकी मार्केट्स में ग्लोबली ये सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरेंगे, और अगर गिरे, अब कहना मुश्किल है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है नेगेटिव जो कि बन रहा है ग्लोबली, कि अभी सिर्फ नी जर्क रिएक्शन हुआ है, पर
वो फिर से बाकी बैक टू फंडामेंटल्स, जो बेसिक सेक्टर्स है जो इंडियन मार्केट ऑफर करती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग में अब हम लोगों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, एक्सपोर्ट सेक्टर्स को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, डेटा सेंटर्स अगर जैसे बजट में अनाउंस हुए तो रियल एस्टेट सेक्टर इनमें भी कुछ बेनिफिट आना चाहिए। तो ये सब सेक्टर्स जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में है, ताइवान में, कोरिया में, इतने नहीं है जितने इंडिया में है, तो थोड़ा सा तो एफआईआई फ्लो वापस आना चाहिए। ठीक है। पुनीता जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। कल बड़ा दिन है, आरबीआई पॉलिसी है। मैम, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बार पॉलिसी से? मैं अभी उस पर इतना ध्यान नहीं दी क्योंकि इतने सारे इवेंट्स अभी ऑलरेडी हो गए हैं कि मेरे ख्याल से अभी कुछ एक्शन ऐसा की जरूरत नहीं है। ओके पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। और आज थोड़ा सा समय का अभाव था, अदरवाइज आपसे गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी चली होती। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स पर प्रश्नों के जवाब देने के लिए अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आते हैं निफ्टी पर लौट के, और इट्स 256644 और निफ्टी बैंक 60,065 उतना ही स्थिर है, मतलब उतना ही रेंज बाउंड, उतना ही अगर आप देख लें क्लस्टर जितना हो सकता था। अनुज, वेल ट्रैप्ड 50 डे मार्क के ऊपर, कॉल आइटर्स के नीचे। कल एक इवेंट है, कैसे अप्रोच करें इस क्लोज को, इन नंबर्स को और कल के लिए भी हो? ठीक है वीरू, मैं एक दिन और दूंगा इस बाज़ार को। मैं अभी भी कहूँगा कि क्लोज ख़राब नहीं है। ऑब्वियसली इससे बेटर होती है अगर थोड़ा सा ऊपर बंद होते हैं 25,700 के, लेकिन ख़राब नहीं है। और हाँ, अगर आप कैरी कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, हेज जरूर करके जाएं। ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो हेज जरूर करें, ये ज़रूरी है। लेकिन ट्रेंड जो है वो 25,450 के नीचे ही नेगेटिव होगा। तो जब तक हम 25,450 के ऊपर हैं, अभी भी मैं इस मार्केट में, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक अच्छी खासी रैली चल रही है और हम एकदम से नेगेटिव व्यू ले लें और कल मार्केट फिर ऊपर भाग जाए। हो सकता है कल आरबीआई एक पॉजिटिव सरप्राइज दे दे, यू नेवर नो इन चीज़ों में। तो थोड़ा सा एक दिन और दें, उसके बाद देखेंगे। बैंक निफ्टी की क्लोज उतनी ख़राब नहीं है। देखिए, बैंक निफ्टी इनफैक्ट लोअर लेवल से करीब करीब अब 150-200 पॉइंट रिकवर भी हो चुका है। और एडवांस डिक्लाइन ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ऐसा कोई कोलैप्सिंग वाला नहीं है। इनफैक्ट मिड कैप में टुवर्ड्स एंड अच्छी रिकवरी आई है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स देखेंगे, दिन के लो पर मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 500 पॉइंट नीचे था। अब हम अगर आप देखें उसके हिसाब से तो लो से करीब करीब 450 पॉइंट की रिकवरी आई है। तो मैं अभी एक दिन और देना चाहूँगा, क्योंकि 3 दिन का पॉजिटिव ट्रेंड था। 3 दिन के बाद एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई, पॉसिबल है, हो सकता है कल वापस आप ऊपर चलने लगें। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मार्केट का जो टोन है वो पॉजिटिव साइड पे ही डीलर्स पकड़ के चल रहे हैं। दोनों स्टॉक्स बाय पे हैं। सबसे पहले ऊनो मिंडा, और नंबर्स के बाद स्टॉक में अच्छा खासा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट रिजल्ट्स के बाद 15% बढ़ा है आज के दिन। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है 1250 1275 तक के टारगेट्स के लिए। और कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कल भी शायद 1-2% का मूव यहाँ ओपनिंग में देखने को मिले। और पीएसयू बैंक्स में से बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक ये पसंद कर रहे हैं डीलर्स। ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी 4% ऊपर है। फ्रेश बैंक देखने को मिल रही है। और डीलर्स की अगर आप माने तो 168-170 के टारगेट्स के साथ फेब फ्यूचर्स में खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो डीलर्स की तरफ से बैंक ऑफ इंडिया और ऊनो मिंडा यहाँ पर बीटीएसटी की राय है, पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं डीलर्स। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। रुचित जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्या कैरी करेंगे कल के लिए, बीटीएसटी, एसटीबीटी? बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। वेल्सपन कॉप में प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट आया और आज 200 ईएमए के लेवल भी स्टॉक ने सरपास किए है। सो थिंक वेल्सपन कॉप करंट लेवल्स पे 825 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं और 860 के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? अनुज जी, आई स्टिक टू आईसीआईसीआई जेआई। मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। ये आपको 1920 तक एक बार आपको कल दिखाना चाहिए, थोड़ा पोजिशनल 1960। ओके, 1875 का ये आपका बाय कॉल। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा इंडिगो पर। इंडिगो में एक रिवर्सल ट्रेड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक छोटा सा एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऑन द आवरली चार्ट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है विद अ गैप 3 ट्रेडिंग सेशन पहले। आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव ऊपर शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड डेफिनेटली बनता है। स्टॉप लॉस रहेगा 4780 और टारगेट रहेगा 5175। ओके, इंटरग्लोब एविएशन खरीदारी की राय।
सुमिल जी की तरफ से। गापर सर, आप क्या चुन रहे हैं? मेरा ध्यान है डालमिया भारत पर। डालमिया में अच्छा लग रहा है मुझे। 2151 पर ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए का स्टॉप लगाएंगे 2130 पर। पॉसिबल है कि 2200 देखने को मिल सकते हैं डालमिया भारत। डालमिया भारत, मानस जी आप क्या कैरी कर रहे हैं, बाय या सेल? जी, तो देखिए खरीदारी करेंगे। मैरिको में लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। मैरिको ने अपने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था करीब 4 दिन पहले, तो यहाँ पर रैली बन सकती है। करंट लेवल्स पे मैरिको के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 744 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके फ्यूचर में, और टारगेट सेट करने हैं 760 760 रुपए के। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ये हो गया मैरिको पर एक व्यू। QSR के नतीजों, QSR के शेयर्स में अच्छी तेज़ी है, शेयर से जानते हैं कि क्यों। श्रेया बताइए। जी, आज हमारे पैनल ने दिव्यानी इंटरनेशनल पे पिक भी दिया, और इनफैक्ट ये पूरा स्पेस अगर आप देखें, वेस्ट लाइफ, जुबिलेंट फूड आज काफ़ी चर्चा में रहा है। अच्छी तेज़ी सारे काउंटर्स में देखने को मिल रही है, 11-7% अप है, और Q3 नतीजे उतने बुरे नहीं लग रहे ब्रोकरेजेस को, और ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव हैं। अब दिव्यानी इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे Q3 में जो घाटा है वो थोड़ा कम हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो घाटे में, हालांकि कंपनी अभी भी घाटे में ही है, लेकिन घाटा कम हुआ है, वो एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आया साल दर साल, ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। और Q3 में दिव्यानी इंटरनेशनल ने 95 नए स्टोर्स जोड़े हैं, वो पॉजिटिव है, ब्रोकरेजेस का मानना है। और पिज्ज़ा हट में जो टर्न अराउंड देखने को मिला है, उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया, इसलिए सभी ब्रोकरेजेस जो हैं काफ़ी पॉजिटिव। एक बार वो पूरा स्टैक रखेगा। UBS टारगेट प्राइस दे रहे हैं 170 के, गोल्डमैन सैक्स ने 160 के टारगेट प्राइस दिए हैं, वही JP मॉर्गन 155 के टारगेट प्राइस के साथ काफ़ी बुलिश हैं। और CEO के बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, वो तो एक पॉजिटिव फिगर। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो मुनाफा है फ्लैट रहा है, वन टाइम लेबर कॉस्ट का थोड़ा असर देखने को मिला, लेकिन अगर आप बात करें गेस्ट काउंट्स की तो उसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। सेम स्टोर सेल ग्रोथ ठीक ठाक रहा है, जनवरी में पॉजिटिव हुआ है इनफैक्ट, और ग्रोथ जो है वो वैल्यू प्राइसिंग और मैकडॉनल्ड की डिलीवरी से आएगी। तो यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है। वो स्टैक फिर से आपके लिए रख देते हैं स्क्रीन पर। BOB कैपिटल, मैक्वेरी, JP मॉर्गन काफ़ी पॉजिटिव, टारगेट प्राइस अच्छे बढ़ाए गए हैं, तो ये दोनों काउंटर रखे रडार पर। ओके, दोनों काउंटर्स रखे रडार पर। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए। ब्रेथ एनर्जी आज थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी, और थोड़ा सा अगर आप देखें आज मेटल्स का हल्का सा बैकफुट पे आना, उसके बाद अगर आप देखें थोड़े से IT का बैकफुट पे आना, थोड़े से फार्मा स्टॉक्स का बैकफुट पे आना, थोड़ा सा खल रहा था बाजार को। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा शॉर्ट 114। आज बहुत दिनों बाद शॉर्ट्स जो हैं वो पोस्ट बजट मेरे ख्याल से इतने बड़े हैं। लॉन्ग मात्र 58, शॉर्ट कवरिंग 14 में, 25 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी भी नज़र आई, और स्पेशली PSU बैंक्स में। आपकी स्क्रीन पे BB फिनटेक और जुबिलेंट फूड्स में एक रिवर्सल था आज, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। कमेंस में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था पोस्ट मैनेजमेंट कॉल। पेज इंडस्ट्री, FSN ई कॉमर्स सुबह से कल भी लॉन्ग क्रिएट हुए थे यहाँ पे, आज भी लॉन्ग क्रिएट हुए। बाकी शॉर्ट कवरिंग JSW एनर्जी में, डाबर में, सेल में, कैनरा बैंक में और वोल्टास में। वाइट गुड सेगमेंट इज डूइंग वेल रियली, और वोल्टास ने सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे आज कायम रखा। और शॉर्ट ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में MCX, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, केन्स, इन सभी काउंटर्स में आज कोलैप्स था। मेटल्स की थीम आज कोलैप्स हुई। डॉक्टर साहब इसके बाद ना एक बार मेटल्स दिखाइएगा, वो प्रीशियस मेटल्स, सम्मान कैपिटल, गेल, इटर्नल, KPIT संवर्धन, और इटर्नल आज कोलैप्स हो गया 2.25% नीचे। एक बार मेटल्स लेके आइए जरा प्लीज़। गोल्ड सिल्वर देखे तो जनाब हाल क्या है, सुबह तो क्रैक हो रहे थे, गोल्ड फिर भी स्थिर था बट कोलैप्स हुआ था आज सुबह सिल्वर। गोल्ड अभी भी अगर आप देखें 1,52,543 और 0.33% डाउन, 500 रुपये की गिरावट यहाँ पे है। सिल्वर इस वक्त 6.25% नीचे, करीब 17,000 रुपये नीचे, और 2,51,813। और एक इंडिकेटर और लेके आइए, दैट्स आई थिंक क्रूड। एक बार क्रूड की ट्रैजेक्टरी दिखाइए। क्रूड सुबह थोड़ा रिट्रेस हुआ था 68 तक। एज ऑफ नाउ क्रूड करीब 68.52। एक बार पूरा का पूरा OMCs का चंक रखिएगा, अपस्ट्रीम का चंक रखिएगा, प्रोड्यूसर और रिफाइनर्स दोनों रखिएगा। सोमिल, ये पिछले 2 दिन में बड़ा अद्भुत सा एक अगर आप देखें तो संजोग था। ऑल इंडिया ONGC, BPCL, HPCL सब चल रहा था, है ना। इसको कैसे देख रहे हैं आप, और एक्चुअल में क्या पिक करना चाहिए कंसिडरिंग द चार्ट्स ऑफ अंडरलाइंग, यानी क्रूड के चार्ट को देखते हुए?
आई थिंक अगर क्रूड के चार्ट को आप देख रहे हैं तो उसके साथ में बीपीसीएल एचपीसीएल में नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन उसके साथ में ओएनजीसी आईओसी ये सारे स्टॉक्स बहुत ही साथ में चलते हैं। लेकिन ओवरऑल इनके जो पूरे ट्रेंड है, आईओसी आउट पिक डेफिनेटली। इसके अंदर एक मेरा ऊपर का टारगेट जो है वो अराउंड 184 के आसपास का है, मीडियम टर्म के टारगेट्स। लेकिन अभी फ्रेश खरीदारी नहीं कर सकते, थोड़ा सा नीचे आए 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट ले, तभी यहाँ पे ले सकते हैं। आई गिव यू द सपोर्ट लेवल्स। 172 पे पहला सपोर्ट आता है और दूसरा सपोर्ट आता है 167 पे। थोड़ा सा डीप है, लेकिन आईओसी वुड माय प्रेफर्ड पिक। एक बड़े से कंसोलिडेशन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी हुआ है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। वीकली, मंथली, क्वार्टरली सारे ही जो हाईज है वो निकाले हैं। सो overall great stock to be in for medium term outlook. ओके, आईओसी ज़्यादा अच्छा लगता है सोमिल जी को। तो ये व्यू हो गया पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर। मेटल में आज सबसे ज़्यादा गिरावट, 1% ज़्यादा टूटा ये इंडेक्स, लेकिन कुछ स्पेसेस पीएसयू बैंक जो अब इन ग्रीन क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, 0.5% करीब यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आई। और हेल्थ केयर स्पेस फ्लैट रहा लेकिन इन ग्रीन क्लोज हो रहा है। और लगातार चर्चा हुई है, बैंक ऑफ इंडिया को सुझाया भी गया हमारे पैनल द्वारा, यूनियन बैंक और एसबीआई कैनरा बैंक में अच्छे मूव्स थे। एक बार कैनरा बैंक लेकर आइए, अच्छी खासी कमाई करा के दी है इस पर्टिकुलर काउंटर ने। लेकिन गाबा सर, कैनरा बैंक हल्का सा फिसला अपने हाई साइड से, लेकिन पीएसयू बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ तो है। कैनरा बैंक पर प्ले करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो रेंज बना है ना कैनरा बैंक का, फ्रॉम 140 टू 160, उसके बीच में ट्रेड करें। यहाँ पर ट्रेंड इज मिसिंग कंप्लीटली। जब तक 155 नहीं क्रॉस करता ऊपर, तब तक लेना भी नहीं चाहिए। साइडवेज है तो साइडवेज रहने दीजिए उससे। कैनरा बैंक, देखिए पीएसयू बैंक में भी स्ट्रेंथ है। और एक जो मैं कुछ देर पहले प्रश्न कर रहा था, मैक्स हेल्थ केयर, ये एक निर्णायक छोर पे आ चुका है। मानस, मैक्स इस बार इम्प्रेस कर रहा है, क्योंकि 2 दिसंबर, ऑलमोस्ट 2 महीने के अंतराल के बाद फर्स्ट टाइम 20 डे में पार हुआ है, फर्स्ट टाइम। जी, तो देखिए 20 डे 10 डे मूविंग एवरेज रिगेन हुए हैं, 100 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक रिगेन हुआ है। तो एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 1080 तक के लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है। लेकिन मेन चैलेंज है 1100 रुपए, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज है। तो वो ब्रेक होगा तो ही कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए करंट लेवल्स पे 1024 की स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। बिल्कुल। मीनवाइल ट्रेंड में आज अच्छी रिकवरी है। आज ट्रेंड में एक्चुअली जो ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका उल्टा हो गया। लोग पोजीशन लेके गए थे कि आज अच्छा गैप अप होगा, हम बेच देंगे, उल्टा हो गया। पहले गिरा और उसके बाद चल गया, तो काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ रेंज में रहा। लेकिन अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर बंद हो रहा है स्टॉक। इस पर गाबा सर, ट्रेंड का चार्ट देखिए एक बार, काफ़ी डैमेज रहा है प्राइस एक्शन। कुछ रिकवरी के साइन है क्या? बहुत अच्छी रिकवरी की साइन। इनफैक्ट ये मेरा सेकंड कॉल था, ऐसा अगर कोई ले लेता तो मैं ये ले लेता। ट्रेंड इज ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। जैसे 4134 पर ट्रेड कर रहा है, 4050 का स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है कम से कम 4300 जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, 1-2 दिन दीजिए। 4300 पॉसिबल है ट्रेड पे। जब से दीपाली और शेयर ने शॉपिंग करी वहां से, तब से ट्रेंड के दिन सुधर गए हैं, आप यकीन मानिए प्रकाश सर। ट्रेंड 41-42 पे, अर्निंग्स भी ठीक ठाक रही है ना, और ट्रेंड एक अच्छे पुल बैक मोड में है। और 1-2 स्टॉक्स और देखिए टुवर्ड्स क्लोज में ले आता हूँ। अच्छा, मैं एक बार अब थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर ये भी रखूँगा कि आज जब बाजार इंडेक्स वाइज बहुत कोई निर्णायक मूव लेके नहीं आ पाया, टोटल ओआई कंसंट्रेशन कहाँ रहा। टेक्सटाइल, आई मीन थैंक्स टू ट्रेंड, सबसे बड़ा लॉन्ग बिल्डअप बाजार का झुकाव जो था डिसाइसिवली टुवर्ड्स टेक्सटाइल्स, यानी ट्रेंड ले गया वहाँ से। उसके बाद दैट्स न्यू एज स्टॉक्स। न्यू एज स्टॉक्स अपने साथ अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल लॉन्ग ओआई लेके जा रहे हैं, और कुछ हद तक एफएमसीजी लाइक मैरिको, डाबर। सबसे स्ट्रॉन्ग कोलैप्स है मेटल्स में आज, सबसे बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग हुई है मेटल्स में, फॉलोड बाय टेलीकॉम, भारती थोड़ा सा सिंक हुआ। उसके बाद केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, रियल्टी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा स्पेस जो था वो प्राइस डैमेज देख के गया। मैं अब आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ टॉप ओआई गेनर्स लॉन्ग साइड पे। उसमें यूनोमिंडा, नायका, सुजलॉन, पॉलिसी बाजार और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। और शॉर्ट साइड में बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा अगर आप देखें तो ओआई लूज हुआ है।
और बीएससी, एक बार बीएससी लेके आइए। बीएससी कितने खूबसूरत एक ब्रेकआउट के कगार पे था, उसका ब्रेकआउट भी आज कन्वर्ट नहीं हो पाया। बीएससी आएगा आपकी स्क्रीन पर। सोमेल, आपका टेक बीएससी पे क्या होगा? आई मीन ठीक है, आई मीन डाउन बट नॉट आउट, कहते हैं 20 नवंबर से लेकर अब तक की पूरी रेंज बाइसेक्ट होने के कगार पे, आपका टेक क्या रहेगा बीएससी पर? Absolutely, Viru. I was just looking at it. लेकिन अभी तक ना वो जो पहले एक जो हाई बनाया था, दो या तीन बार ये हाई बनाया है अराउंड 2955 पर, 2960 हम पकड़ के चलते हैं। उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो मुझे लगता है कि फिर से कंफर्मेशन आ जाएगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही एरिया में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये कंसोलिडेशन जब तक ऊपर की तरफ नहीं निकलता है तब तक हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। एक बार कंफर्मेशन आ जाए फिर मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड बनता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। ऊपर में बायस पॉजिटिव ही रखें, शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, बाय ऑन ब्रेकआउट पे रखें। नीचे में जो सपोर्ट है वो अराउंड 2740 पर है, वहां पे एक सपोर्ट लेवल है, वहां पे अगर मिलता भी है तो मुझे लगता है एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन ट्रेड ब्रेकआउट पे करें। ओके, ट्रेड ब्रेकआउट पर ही लें। वैसे ट्रेंड हमने लिया था ये बजट के अगले दिन, और तब ये हमारे चार्ट जीपीटी में आया था वीकली चार्ट्स पर, वहाँ से करीब 10% चला है। और वीरू, पता है एक गलती जो आपने कर दी ना, जब आप दीपाली और श्रेया से बात कर रहे थे तो आपने उनसे पूछा ज़ूडियो या वेस्ट लाइफ। आपको पूछना चाहिए था शायद ज़ारा, मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर उनका लग्जरी ब्रांड है तो शायद इसलिए वो उस दिन दीपाली ने भी आपको साफ साफ बोला था कि मैं ज़ूडियो और वेस्ट लाइफ से मैंने नाम तो किसी का लिया ही नहीं था, मैंने आपने ट्रेड से ट्रेड से लिया कि लिया बता देते ज़ारा से, हमें क्या दुश्मनी है ज़ारा से। क्योंकि वो फिर भी उसका थोड़ा सा हाई एंड है ना, ज़ारा ट्रेंड का। हाँ, ट्रेंड का हाई एंड है। हाई एंड में बेसिक एंट्री, यहाँ से हाई एंड में बेसिक एंट्री है ज़ारा। हाई एंड में अगर देखें तो ज़ारा बेसिक एंट्री माना जाता है। हाई एंड ब्रांड महिलाएं ग्रुप में को कैसे डिफाइन करते हैं ना अनुज, है ना? हाई एंड में लाल में भी हाई एंड में बेसिक मतलब मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा समझ लेता हूँ। मतलब हाई एंड में अगर बेसिक से शुरुआत करें तो सर ज़ारा, फिर ऊपर जाएंगे तो लिवोटन, शनेल, ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे। वैसे बेसिक में ज़ारा हो गए, अल्ट्रा लग्जरी साइड सर। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो ज़ारा का भी नहीं रहा है? नहीं, अच्छा, नॉर्मली कह रही हूँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं है। लेकिन आज अच्छी रिकवरी आई ट्रेंड में और करीब 3% की रैली के साथ ये स्टॉक बंद हो रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। बस सुज़लॉन रखिएगा स्क्रीन पर। आई थिंक हमने सुज़लॉन की चर्चा नहीं की। नंबर्स आए सुज़लॉन के आज, प्राइमा फेसी नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे थे, लेकिन मार्केट का मूड माहौल ऐसा है, अब 4% ये स्टॉक एक्चुअली नीचे। और एक्चुअली सुज़लॉन में पिछले आई थिंक 6 महीने से अगर आप देखें तो स्टॉक ने चलना बंद कर दिया। काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। एक्चुअली वन ऑफ दो स्टॉक्स जहाँ पर हायर लेवल से लोग फंसे हुए हैं। अगर आप 6 महीने का चार्ट देखें, हाँ 65 के करीब से गिरना शुरू हुआ है, अब 27 पर आ चुका है इसमें। मानस जी, अब तो एफएनओ का स्टॉक है, क्या व्यू रहेगा सुज़लॉन पर? तो देखिए, सुज़लॉन की जहां तक बात है, सुज़लॉन में ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था कल, लेकिन एक जो प्राइस हर्डल है 50 रुपए से लेकर 51 रुपए, उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वापस आज जब गिरावट देखने को मिल रही है तो 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 45 का स्टॉप लॉस लगाना है, फ्रेश खरीदारी 51 रुपीज के ऊपर करनी है। चलिए, सुज़लॉन पे आपका ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, फाइनली अब हम जा रहे हैं क्लोज की तरफ। इट्स 25634, बैंक निफ्टी 60,064। अगले दिन एक बहुत बड़ा इवेंट, मतलब अब लगभग तीसरे इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुज, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू, बिल्कुल। और चलिए अब क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। और निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे था 25,632 पर, बैंक निफ्टी करीब 250 पॉइंट नीचे 60,000 पर, और निफ्टी आईटी करीब 2/3% नीचे 36,125 पर। मिड कैप इंडेक्स में रिकवरी आई, फिर भी डाउन था 0.4%। स्मॉल कैप में आज बड़ी गिरावट थी, एक्चुअली उसने प्रेशर डाला एडवांस डिक्लाइन के ऊपर, 1.3% नीचे था। इसी वजह से एडवांस डिक्लाइन खराब था, ऑलमोस्ट 1:2 का। 985 बढ़ने वाले शेयर, 1983 गिरने वाले शेयर। अब आते हैं हम सेक्टोरल लूजर्स पर। डिफेंस ने लीड किया आज, हेल्थ का इम्पैक्ट 2.2%, कैपिटल मार्केट इंडेक्स गिरा, एमसीएक्स का इम्पैक्ट, कैपिटल गुड्स 1% नीचे, मेटल्स में भी 1% की गिरावट, ऑटो 0.5% के करीब, निफ्टी रियल्टी यहाँ पर भी गिरावट आई 0.6% के करीब, ये स्टॉक नीचे आया। ऊपर क्या था, सिर्फ एक पीएसयू बैंक करीब 0.3% ऊपर था। अब निफ्टी लूजर्स पर आते हैं। हिंडाल्को करीब
3% नीचे, इटर्नल 2.5% नीचे, भारती एयरटेल में आज बड़ी गिरावट आई, नंबर से जस्ट पहले BEL गिरा, ITC गिरा और रिलायंस यहाँ पर भी आज आपको गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं गेनर्स पर। गेनर्स में ट्रेंट ने लीड किया 3%, मैक्स, टाटा स्टील, ग्रासिम, JSW स्टील और जियो फाइनेंशियल, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली। चलिए, तो ये आज का कुल मिलाकर मार्केट का लेखा जोखा। जैम लेखा जोखा आज का, और इंतज़ार रहेगा कल का। दो बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है पॉलिसी, और उससे भी बड़ा कारण है कि शुक्रवार। मत पूछिए कि शुक्रवार का अनुज कितना इंतजार था, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे। नहीं, और उससे पहले सैटरडे को भी हम तो आए थे वीरू, और उससे पहले पूरा हफ्ता, तो मतलब सच बोले नॉन तो स्टॉप 2 हफ्तों के बाद का वीकेंड आ रहा है, तो इंतज़ार है सच बोलूँ तो। लेकिन वैसे मैं वीकेंड पे काम से फिर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमारा उड़ान जो सीरीज़ है वो इस बार IIM नागपुर में है, तो उसके लिए वहाँ पर होंगे हम। लेकिन खैर जो भी है, एक वीकेंड तो है, और हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन, और मंडे मॉर्निंग को फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। शुक्रिया।